जब ये बंदा गॉब्लिन्स के ग्रुप को पानी पीते हुए देखता है तो वो उन पर अपने फिस्ट्स या किसी वेपन से हमला करने के लिए नहीं झपटता। इसके बजाय वो अपनी स्किल यूज करता है और इन्वेंट्री खोलकर एक पोकेमॉन बॉल जैसी चीज निकालता है ताकि अपने खुद के गॉब्लिन स्लेव को समन कर सके। फिर वो उसे सीधा उनकी तरफ फेंक देता है। लेकिन किस्मत देखो, वो बॉल टारगेट तक पहुंचने से पहले ही बीच में ठप्पा खाकर जमीन पर गिर जाती है। भाई ये तो प्लान का हिस्सा बिल्कुल नहीं था, और इससे गॉब्लिन्स उतने ही हैरान हो जाते हैं जितना हमारा हीरो। वो तुरंत हमारे एमसी को देख लेते हैं और उसे जान से मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा तो उसे अपने हाथों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, पर जल्दी ही ये साफ हो जाता है कि गॉब्लिन्स उसे कच्चा चबा जाएंगे। लकीली थोड़ी देर बाद समनिंग काम कर जाती है और उसका गॉब्लिन स्लेव सही मौके पर आकर उसकी जान बचा लेता है। बाकी गॉब्लिन्स तो उसके सामने टिक ही नहीं पाते। वो उन्हें बिना किसी रहम के खत्म कर देता है और पीछे सिर्फ खून की नदियां रह जाती हैं। इस जीत के बाद उसका गॉब्लिन स्लेव और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और अपने सारे स्टैट्स बढ़ा लेता है। पर याद रखना, ये गॉब्लिन स्लेव तो बस एक शुरुआत है। हमारे लड़के के पास अभी बहुत सारे समन्स अनलॉक करने के लिए बाकी हैं, पर उसके लिए उसे ढेर सारे मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतारना होगा। वैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर्स से ही मॉन्स्टर्स को हराने में जो मजा है वो और कहा। मगर अभी कुछ वक्त पहले तक सबको लगता था कि वो एक कंप्लीट फेलियर है जिसके हंटर बनने का कोई चांस नहीं है। किसी भी ग्रेजुएटिंग हंटर के लिए ये सबसे प्राउड डे होता है, और हमारा हीरो भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। हंटर एसोसिएशन स्टेडियम में वो आखिरकार स्टेज पर चढ़ता है अपनी वो कवेटेड हंटर लाइसेंस लेने के लिए, ऑफिशियली एक ई रैंक हंटर के तौर पर ग्रेजुएट होकर। ये नौजवान एम्बिशन से भरा हुआ है और यहां तक पहुंचने के लिए उसने दिन रात एक कर दिए हैं। देखो यार, वो सबसे लोएस्ट रैंक का एक अवेकनर है, मतलब वो इस दुनिया में हार्ड मोड पर पैदा हुआ है। उसे एक रेगुलर अवेकनर से लिटरली दुगनी पढ़ाई करनी पड़ी ताकि वो अपने मीडियोकर रैंक के गैप को भर सके। हालांकि किताबों से दोस्ती करने का उसे एक फायदा जरूर हुआ, उसे डंजन्स और मॉन्स्टर्स के बारे में इतनी नॉलेज हो गई कि थ्योरी के मामले में वो सबसे ऊपर है। यहां तक कि बड़े बड़े ब्लेसेड अवेकनर्स भी उसके आगे पानी कम है। इसलिए इस मोमेंट पर वो काफी प्राउड फील कर रहा है। इतने इंतजार के बाद उसे एक रियल हंटर बनने का प्रिविलेज मिल रहा है। पर अफसोस, सर्टिफिकेट्स बांटने वाला वो खड़ूस और बदतमीज आदमी सब कुछ बर्बाद कर देता है। वो घमंडी आदमी लिटरली उसके सर्टिफिकेट के 2 टुकड़े कर देता है, ये कहते हुए कि एक ई रैंक हंटर होना बिल्कुल बेकार है। हैनुल को भले ही टाइटल मिल गया हो, पर इतनी घटिया स्टैंडिंग के साथ वो एक ऑफिशियल हंटर की तरह काम नहीं कर सकता। उसके पास जितनी भी थियोरेटिकल और टैक्टिकल नॉलेज है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता अगर उसके पास एक हाई रैंक का सपोर्ट ना हो। सीधी बात यह है कि उसकी अब तक की सारी मेहनत बस एक पॉइंटलेस ग्राइंड बनकर रह गई। इस कड़वी रियलिटी से टूटकर हैनुअल आखिरकार मॉन्स्टर्स हंट करने का अपना सपना छोड़ देता है। वो गेमिंग की दुनिया में पनाह लेता है ताकि अपना ध्यान भटका सके, पर 7 साल बाद भी वो इस ख्याल को पूरी तरह से भुला नहीं पाता। आखिरकार बिना किसी सॉलिड करियर के वो एक एमलेस लाइफ जी रहा है, जहां उसे ये तक नहीं पता कि अपना गुजारा कैसे करेगा। अभी के लिए उसका एक ही रास्ता है, फुल टाइम वीडियो गेम्स खेलना। वो मॉन्स्टर्स ब्लॉक मॉन्स्टर्स नाम के एक गेम का दीवाना हो चुका है, जिसे सब एमबीएम भी कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें आप मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए दूसरे मॉन्स्टर्स का ही यूज करते हो। हजारों स्पीशीज में से प्लेयर्स को पूरी आजादी मिलती है कि वो अपने यूनिट को रिक्रूट करे और उनके पोटेंशियल को यूज करके इस ब्रूटल टावर डिफेंस गेम में दुश्मनों की वेव्स को पीछे धकेले। देखने में तो मैकेनिक्स बड़े सिंपल लगते हैं, पर भाई ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आपने कभी ब्लून TD5 जैसा कुछ खेला है तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इस गेम में आपको एकदम सॉलिड और रॉकेट साइंस लेवल की प्लेसमेंट स्ट्रैटेजीज चाहिए होती हैं ताकि हर यूनिट को उसकी एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश किया जा सके। ये आपको मॉन्स्टर्स अपग्रेड करने का मौका तो देता है, पर प्रोग्रेशन इतनी धीमी है कि नानी याद आ जाए। अगर आपने जी तोड़ मेहनत करके अपनी स्ट्रैटेजी के इंपॉर्टेंट यूनिट्स को अपग्रेड भी कर लिया, तो अगर वो बैटल में गिर गए तो उनका लेवल दोबारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर्मा डेथ एकदम रियल है। मरे हुए मॉन्स्टर के स्टैट्स रिकवर करने का कोई रास्ता नहीं है। जहां ये खतरनाक मैकेनिक्स गेम प्ले को थ्रिलिंग बनाते हैं, वहीं इनकी वजह से गेम को बहुत नफरत भी मिली है और इसे इतिहास का एक ट्रैश गेम होने का टैग मिला है। एग्जाम्पल के लिए, ये गेम आपको लिटरली एक शानदार 3 स्टार ओगर को सिर्फ एक 1 स्टार गॉब्लिन से हराने की इजाजत देता है अगर आपकी स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस हो। पर कहते हैं ना, किसी का कचरा किसी का खजाना होता है। हैनुअल एक्चुअली इस गेम की लाइव स्ट्रीमिंग करके ठीक ठाक कमा लेता है, क्योंकि उसकी शार्प और क्रिटिकल थिंकिंग उसे ये गेम आसानी से जीतने में हेल्प करती है। इसका नतीजा ये हुआ कि उसने कम्युनिटी में एक हार्डकोर वेटरन का टाइटल हासिल कर लिया है। जब से उसका हंटर करियर डूबा है, मॉन्स्टर्स ब्लॉक मॉन्स्टर्स ही उसका एकमात्र सहारा रहा है। पर बदकिस्मती से वो इस रास्ते पर अब और ज्यादा नहीं चल पाएगा, क्योंकि आज इस गेम को खेलने का उसका आखिरी दिन होने वाला है। आखिरकार गेम डेवलपर्स इसे हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। इंटरनेट पर कीबोर्ड वॉरियर्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसकी लॉयल कम्युनिटी हैरान है कि अब वो आगे क्या करेगा। उन्हें लगता है कि उसके पास एक वैलिड हंटर लाइसेंस तो होगा ही, तो उनके हिसाब से अगर स्ट्रीमिंग की नौकरी चली भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन कड़वी सच्चाई तो ये है कि वो कोई वर्किंग हंटर नहीं है और ये एहसास उसे अंदर तक चुभता है। फिर भी वो इस क्रूशियल डिटेल को पब्लिक के सामने जाहिर नहीं करता। अपनी सारी चिंताओं को साइड में रखकर वो जी भर के खेलने का फैसला करता है, क्योंकि सर्वर पर उसका ये आखिरी दिन है। अभी गेम में एक स्पेशल इवेंट चल रहा है जिसे द वेव कहा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव एकदम सीधा है, एक पोर्टल से निकलने वाले मॉन्स्टर्स के अनंत झुंड से अपने कैसल को बचाओ। हमारा वेटरन अब जिस वेव को चैलेंज करने वाला है वो है 700th वेव, जिसे अनचार्टेड टेरिटरी का नाम दिया गया है। अब तक कोई भी इतना स्किल्ड या लकी नहीं रहा कि इस माइलस्टोन तक पहुंच सके, इसलिए हनुल एक्साइटेड भी है और नर्वस भी। वो गेम लॉन्च करता है और प्रिमोर्डियल गेट से मॉन्स्टर्स का एक भयानक स्वॉर्ड निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो दरिंदा होड आगे बढ़ता है, हनुल अपनी लेवल 100 की आर्चर को भेजता है ताकि भीड़ को थोड़ा कम किया जा सके। मगर भाई, उस स्वॉर्न के सामने एक अकेली आर्चर कहां टिकने वाली थी। वो बेचारी तो बुरी तरह मारी जाती है। ये काफी डेवास्टेटिंग लॉस है। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अगला नंबर आता है उसकी लेवल 130 की सक्यूबस क्वीन का। पर ट्रेजेडी देखो, वो भी एक बड़े से 3 हेडेड हाउंड का लंच बन जाती है। एक एक करके वो अपने सारे हाई रैंकिंग यूनिट्स खो देता है और आखिर में उसकी डिफेंसेस पूरी तरह से खाली हो जाती हैं। ठीक तभी जब सारी उम्मीद खत्म लग रही होती है, गेम एक तगड़ा कर्व बॉल फेंकता है। 700th वेव को पहली बार चैलेंज करने से एक स्पेशल कंडीशन ट्रिगर हो जाती है, जिससे सॉवरेन नाम का एक कैरेक्टर अवेकन होकर बैटलफील्ड पर कदम रखता है। ये सॉवरेन एक मैजेस्टिक नीले बालों वाली स्वॉर्ड नाइट है जिसका जेंडर अननोन है। हनुल इस अनएक्सपेक्टेड मोड को देखकर एकदम दंग रह जाता है। यूजुअली सॉवरेन सिर्फ एनपीसीज होते हैं, उन्हें कोई मूव करने की इजाजत नहीं होती। जैसे ही मॉन्स्टर्स का होड़ आगे झपटता है, ये डिवाइन ब्यूटी कैसल के गेट पर एकदम अनफेस्ड खड़ी रहती है। अपनी तलवार निकालकर सॉवरेन उसे इतनी लीथल ग्रेस से घुमाती है कि डिवाइन लाइट की एक लहर बन जाती है जो मॉन्स्टर्स को ऐसे काट देती है जैसे फ्रूट निंजा का कोई फक्ड अप वर्जन चल रहा हो। हनुल भी, जिसने इस गेम को हजारों बार खेला है, इस कैरेक्टर की शेयर स्ट्रेंथ देखकर बिल्कुल मेस्मराइज हो जाता है। मॉन्स्टर्स की एक और वेव उनकी तरफ बढ़ती है। वो हवा में उछलती है और आर्केन फ्लैश ऑफ लाइट से दुश्मनों की रैंक्स को तबाह कर देती है। वो तब तक बीस्ट्स को पीटती रहती है जब तक कि हर तरफ सिर्फ लाशों के ढेर नहीं रह जाते। हमारे लड़के को बड़ा झटका लगता है जब 700th वेव ऑफिशियली कंप्लीट हो जाती है। अपने पूरे स्ट्रीमिंग करियर में उसे लगता था कि सॉवरेन्स का बैकग्राउंड में सुंदर दिखने के अलावा कोई काम नहीं है, पर ये तो बिल्कुल वाइल्ड है। ये सॉवरेन तो एक लिटरल चीट कोड है। सडनली उसे रियलाइज होता है कि इस अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कोई व्यूअर बचा ही नहीं है। उसका स्ट्रीम क्रैश हो गया था और चैट में सिर्फ एक अकेला व्यूअर बचा था। ये मिस्टीरियस व्यूअर हनुल का शुक्रिया अदा करने लगता है कि उसने दुनिया को जीतने में इतनी मेहनत की। कमेंटर खुश होकर कहता है कि हनुल की वजह से वो आखिरकार सुकून से जी पाएंगे क्योंकि उसने उनके लॉर्ड को अवेकन करने में हेल्प की है। हनुल को समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा क्या बकवास कर रहा है। कहानी तब और अजीब हो जाती है जब उसके रूम में अचानक एक आर्केन पोर्टल खुलता है और एक होलोग्राफिक सिस्टम विंडो सामने आती है जो बताती है कि उसने एक नई स्किल अवेकन कर ली है। नई स्किल का नाम सुनते ही उसे अपने पुराने टीचर्स की याद आती है। वो कहते थे कि भले ही ई रैंकर्स डंजन्स में सर्वाइव नहीं कर पाते, पर कुछ किस्मत वाले लोग जिंदगी में बाद में एडिशनल स्किल्स अवेकन कर लेते हैं। ये काफी रेयर है, इसलिए इस फिनोमिनन को रीअवेकनिंग कहा जाता है। ये समझते हुए कि उसे एक दूसरा मौका मिला है, वो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाने का डिसाइड करता है। वो एक बार फिर हंटर के तौर पर अपना ग्रैंड डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से फायर्ड अप है। लेकिन रीअवेकनिंग के बावजूद उसके मेन स्टेटस विंडो में कोई बदलाव नहीं दिखता, जो उसे काफी क्यूरियस कर देता है। उसकी उम्मीद तब जागती है जब एक सेकेंडरी नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो उसकी नई स्किल की डिटेल्स दिखाता है। समरी में उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। वो सॉवरेन के साथ डील कर सकता है या सॉवरेन से कन्वर्स कर सकता है। उसे आइडिया नहीं है कि इनका क्या मतलब है, तो वो ब्लाइंडली एक चुन लेता है। वो डील विद द सॉवरेन सिलेक्ट करता है, मगर स्किल एक्टिवेट होने से ठीक पहले एक फ्लैशिंग रेड अलर्ट उसे वार्न करता है कि इस कंडीशन को ट्रिगर करने के लिए उसके पास रिक्वायर्ड गोल्ड नहीं है। हनुल एकदम एग्जैस्परेटेड फील करता है। जब उसे लगा कि वो अपने सपने के 1 कदम करीब है, तभी उसे 2 कदम पीछे धकेल दिया गया। उसके मॉनिटर्स की हल्की रोशनी उसे एक और आइडिया देती है। वो डिसाइड करता है कि वो उस अकेले व्यूअर से इंटेरोगेशन करेगा जो पहले वो सारी क्रिप्टिक जिब्रिश बक रहा था। जैसे ही वो अपनी स्ट्रीम वापस शुरू करता है, वो व्यूअर तुरंत ऑनलाइन आ जाता है। चलो सिंप्लिसिटी के लिए इस मिस्टीरियस बंदे को व्यूअर 1 बुला लेते हैं। हनुल अपनी स्ट्रीम को लॉक कर देता है ताकि ये स्ट्रिक्टली एक 1-on-1 चैट बनी रहे, और फिर वो उन सवालों की बौछार कर देता है जिनके जवाब उसे हर हाल में चाहिए। क्योंकि ये यूजर ठीक उसी वक्त प्रकट हुआ जब उसका रीअवेकनिंग ट्रिगर हुआ था, तो हनुल को पूरा यकीन है कि सारे राज इसी के पास है। बिना किसी घुमा फिरा के वो सीधा व्यूअर 1 से पूछता है कि क्या उसे उसकी रीअवेकनिंग के बारे में कुछ पता है। उसे हैरानी तब होती है जब वो व्यूअर इस बात को कंफर्म कर देता है।
हनुल को हमेशा से लगता था कि अवेकनिंग एक ऐसा फिनोमिनन है जो इंसानी कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। तो क्या स्क्रीन के उस पार बैठी ये एंटिटी ही उसकी रीअवेकनिंग की जिम्मेदार है? वो अगला सवाल दागता है कि आखिर ये सब अचानक हुआ क्यों? आखिरकार कोई अनजान शक्ति एक वॉश्ड अप गेमर को दूसरा मौका देने के लिए बीच में दखल क्यों देगी? वो मिस्टीरियस एंटिटी बस इतना जवाब देती है कि सॉवरेन ने उसे चुना है, और बस इतनी सी बात है। रही बात कि लॉर्ड इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हनुल ही वो कैटलिस्ट था जिसने सबसे पहले उनके लॉर्ड को जगाया था। वो एंटिटी उसे दिलासा देती है कि कंफ्यूजन का ये गहरा बादल जो अभी उसके दिमाग में है, वक्त के साथ अपने आप छट जाएगा। और ये जो नए स्किल्स मिले हैं, हनुल को उन्हें बस अपने लॉर्ड की तरफ से एक टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया का तोहफा समझना चाहिए। हनुल अब इंटेरोगेशन बंद कर देता है और उसका पूरा फोकस इस बात पर है कि इन नए तोहफों को असल में यूज कैसे करना है। उसका एक स्किल कॉन्वर्सेशन विद द सॉवरेन अभी कूल डाउन पर है, मतलब उसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। वो ये बात तो मान लेता है, पर वो ये जानना चाहता है कि दूसरा स्किल फिलहाल एक पे वॉल के पीछे क्यों लॉक है। वो मिस्टीरियस एंटिटी अचानक अपनी गलती रियलाइज करती है और तुरंत उसे सुधारते हुए हनुल के सिस्टम वॉलेट में डायरेक्ट 50 गोल्ड डिपॉजिट कर देती है। अब जब उसके पास जरूरी करेंसी आ गई है, तो हनुल आखिरकार अपने स्किल्स को जी भर के टेस्ट कर सकता है और इस पजल्स के टुकड़ों को अपनी रफ्तार से जोड़ सकता है। अपना फर्ज पूरा करके वो एंटिटी उसे गुड बाय कहती है और स्ट्रीम से लॉग ऑफ कर देती है। हनुल अभी भी पूरी तरह खोया हुआ है। वो खुद को चुटकी काटकर चेक करता है ताकि कंफर्म कर सके कि वो किसी अजीब से हाइपर रियलिस्टिक सपने में तो नहीं फंसा। जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये रीअवेकनिंग कोई रैंडम इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे वही मिस्टीरियस एंटिटी है जिसे लॉर्ड कहा जा रहा है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन पिंग होता है, 50 गोल्ड का डिपॉजिट अलर्ट। ये नई करेंसी उसे आखिरकार अपना स्किल डील विद द सॉवरेन एक्टिवेट करने की इजाजत देती है। पलक झपकते ही उसके सामने एक बड़ा सा डिजिटल स्टोर फ्रंट खुल जाता है, जहां खरीदने के लिए मॉन्स्टर्स की एक लंबी लिस्ट दिखाई देती है। अपने वॉलेट पर नजर डालते ही पता चलता है कि इस मामूली 50 गोल्ड में वो सिर्फ एक स्लेव गॉब्लिन ही अफोर्ड कर सकता है। बाकी सब तो हद से ज्यादा महंगे हैं। रोस्टर पर सबसे महंगा कैरेक्टर 11 डिजिट्स की कीमत वाला है। इतने सारे नंबर्स देखकर ही उसके दिमाग का दही होने लगता है। जाहिर है, हमारा लड़का उसे अपने आर्सेनल में शामिल करना चाहता है, पर कीमत सच में होश उड़ा देने वाली है। लेकिन उसे सिर्फ स्किल फैसिनेट नहीं कर रहा, बल्कि ये बात हैरान कर रही है कि ये सिस्टम विंडो बिल्कुल उसके गेम जैसी दिखती है। मॉन्स्टर्स के वो छोटे होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस जो अपनी प्राइस टैग्स के बगल में घूम रहे हैं, वो मॉन्स्टर्स ब्लॉक मॉन्स्टर्स की लगभग कॉपी है, बस कुछ मामूली फर्क है। क्योंकि गेम मैकेनिक्स उसे उन यूनिट्स को समन करने देती थी जो उसके पास थीं, तो हनुल अंदाजा लगाता है कि रियलिटी में भी ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। उसके चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ जाती है। उसे टॉप टियर हंटर बनने के लिए खुद फिजिकली स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है, वो बस अपने समन से सारा भारी काम करवा सकता है। गोल्ड की बात करें तो उसे एक बात याद आती है। एमबीएम गेम में प्लेयर्स के पास पैसे कमाने के दो रास्ते होते थे, या तो डंजन्स क्लियर करो या फिर मॉन्स्टर्स को मारकर उनका लूट बेचो। उन्हीं गेम मैकेनिक्स को रियलिटी में अप्लाई करते हुए उसे लगता है कि उसे गोल्ड फार्म करने के लिए कुछ मॉन्स्टर्स का शिकार करना होगा। पर असली प्रॉब्लम यह है कि उसके करंट फिजिकल स्टैट्स एकदम रॉक बॉटम पर है, इतने कम कि वो एक मामूली ग्रेड के स्लाइम को भी नहीं मार सकता। खतरनाक चीजें तो दूर की बात है। और कोई चारा ना देखते हुए वो स्लेव गॉब्लिन की ट्रांजैक्शन कंफर्म कर देता है। रियलिटी में उसके स्लेव गॉब्लिन वाली एक ब्लू पोकेबॉल प्रकट होती है। सीन अब शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन की पुरशोर बिल्डिंग की तरफ। हनुल यहां खुद को ऑफिशियली एक सोलो ई रैंक हंटर के तौर पर रजिस्टर करने आया है। जब रिसेप्शनिस्ट उसका नया रिकॉर्ड निकालती है तो उसके रैंक के हिसाब से 4 जॉब्स मिलती हैं। हनुल ध्यान से सारे ऑप्शंस को कंपेयर करता है और जानबूझकर वो मिशन चुनता है जो उसकी कमजोर फिजिकल एबिलिटीज के लिए सबसे कम सूट करता है। पहाड़ों के पीछे एक दूर दराज गांव में गॉब्लिन एक्सटर्मिनेशन का क्वेस्ट। अटेंडेंट उसे तुरंत वार्न करती है कि वो एरिया इमरजेंसी सपोर्ट की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। अगर मामला बिगड़ा तो वो पूरी तरह अपने भरोसे होगा। पर हमारा लड़का वही तो चाहता है। उसे इस वक्त सबसे कम जिस चीज की जरूरत है वो है लोगों की फालतू अटेंशन। इतने कम उम्र के लड़के को अपनी जान जोखिम में डालते देख अटेंडेंट को थोड़ा तरस तो आता है, पर वो उसका स्टेटस अपडेट कर देती है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है और वो वादा करती है कि मिशन की डिटेल्स उसे टेक्स्ट कर देगी। हनुल को डिप्लॉयमेंट की इजाजत मिल जाती है और वो अपने डेब्यू के लिए एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। जब वो आखिरकार उस दूर दराज गांव पहुंचता है तो जिस क्लाइंट ने ये कमीशन दी थी वो भागा भागा उससे मिलने आता है। वो बूढ़ा आदमी हद से ज्यादा शुक्रगुजार है कि किसी बहादुर हंटर ने आखिरकार उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है। आखिरकार बहुत ही कम अवेकनर्स होंगे जो इतने से पे आउट के लिए इतनी दूर पहाड़ चढ़कर आने को तैयार होंगे। फिर भी वो बुजुर्ग थोड़े स्केप्टिकल लग रहे हैं कि हनुल जैसा दुबला पतला बच्चा उन खतरनाक क्रीचर्स को अकेले संभाल भी पाएगा या नहीं। उन्हें सच में हमारे लड़के की सेफ्टी की चिंता हो रही है।
ओल्ड मैन की सिंसियरिटी की कदर करते हुए हनुल एक कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उन गंदे क्रीचर्स को अब इस गांव को और गंदा नहीं करने देगा। जंगल की गहराइयों में निकलते हुए जहां गॉब्लिन नेस्ट होने की बात कही गई थी, हनुल को एक काफी अनएक्सपेक्टेड नजारा दिखता है। ये गॉब्लिन्स किसी जंगली जानवर की तरह बिहेव करने के बजाय बड़े आराम से एक नदी के किनारे चिल कर रहे हैं और आम इंसानों की तरह पानी पी रहे हैं। इस अजीब बात को इग्नोर करते हुए हनुल अपनी इन्वेंट्री खोलता है और अपना नया फेमिलियर निकालता है, जो अभी अपनी ब्लू ब्लॉब फॉर्म में रेस्ट कर रहा है। अपने अंदर के पोकेमॉन ट्रेनर को जगाते हुए वो उस ब्लू पोकेबॉल को पूरी स्पीड से उन क्रीचर्स की तरफ फेंकता है। वो स्फीयर सीधा उन हरामजादे गॉब्लिन्स के सामने जा गिरता है। एक 10 सेकंड के लिए वहां बिल्कुल कुछ नहीं होता। हनुल को लगता है कि वो बुरी तरह फंस गया है क्योंकि उसकी पोकेबॉल डिप्लॉय होने में फेल हो गई। ये समझते हुए कि सामने खड़ा इंसान दुश्मन है, गॉब्लिन्स तुरंत अपने नुकीले पंजे निकालते हैं और दूरी खत्म करके उसे चीरने के लिए दौड़ते हैं। ये जानते हुए कि अब और कोई रास्ता नहीं है, हनुल बिना हथियार के लड़ने के लिए खुद को तैयार करता है। भागने के बजाय वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है एक डेस्परेट काउंटर पंच मारने के लिए, मगर जैसे ही एक ग्रीन दुश्मन अपने पंजे उसमें गाड़ने वाला होता है, सिस्टम फाइनली ट्रिगर हो जाता है। वो गॉब्लिन समन एकदम बैड एस और एक्सप्लोसिव एंट्री मारता है, हवा में प्रकट होकर एक बड़े से क्लब से उस दुश्मन मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। अपने समन को इतने पास से देखकर हनुल के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। जब उसने एमबीएम की स्ट्रीमिंग शुरू की थी तो सबसे पहला मॉन्स्टर जो उसे मिला था वो एक स्टैंडर्ड स्लेव गॉब्लिन ही था। वक्त के साथ उसने उस मामूली मिनियन को गॉड टियर आइटम से इक्विप कर दिया था, जिससे वो कचरा ग्रेट क्रीचर एक एब्सोल्यूट चैट बन गया था जिसने 100 वेव्स अकेले ही खत्म कर दी थी। उसने उस गॉब्लिन का नाम गोनो रखा था। फेमिलियर के स्टैट्स को देखकर यह बात एकदम साफ हो जाती है। ये क्रीचर वही टॉप ऑफ द लाइन ए रैंक इक्विपमेंट पहनकर घूम रहा है जिसके लिए हनुल ने दिन रात ग्राइंड किया था। इससे उसका यकीन पक्का हो जाता है, ये उसका गोनो ही है जो अब सचमुच जिंदा हो गया है। गोनो एकदम पागल हो जाता है और सामने वाले दोनों गॉब्लिन्स के एक एक अंग को चीरकर अलग कर देता है। तीसरा और आखिरी गॉब्लिन अपने बचे खुचे दिमाग का इस्तेमाल करके उल्टी दिशा में भाग निकलता है, पर उस भागते हुए मॉन्स्टर की किस्मत खराब थी क्योंकि गोनो ने रेवन्स विंग बीट शूज पहने हुए हैं। एक लिटरल बिजली की रफ्तार से चलते हुए फेमिलियर उस मैदान को पार करता है और आखिरी गॉब्लिन के चिल्लाने से पहले ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। हनुल वहां खड़ा रह जाता है और उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक रियलिस्टिक सेटिंग में गोनो इतना ज्यादा खौफनाक और स्ट्रांग हो सकता है। खतरा खत्म होते ही वो खून से लथपथ फेमिलियर अपने मास्टर के पास आता है और एक अजीब सा क्यूट पपी डॉग फेस बनाता है, जैसे कह रहा हो कि काम अच्छा किया है तो थोड़ा सर सहला दो। एक बार फिर हनुल की बोलती बंद हो जाती है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक मॉन्स्टर की पर्सनैलिटी का इतना होलसम साइड भी देखने को मिलेगा। सिस्टम की घंटी बजती है जो उसे बताती है कि गोनो का अफेक्शन लेवल अभी 100 में से 20 पर है। ये आगे बताता है कि मैक्सिमम अफेक्शन पहुंचने पर एक ब्रांड न्यू स्किल अनलॉक होगी। वो गेमर जो पहले अपने समन को छूने में भी हिचकिचा रहा था, तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उस गॉब्लिन को ऐसे गले लगाता है जैसे वो उसका बिछड़ा हुआ भाई हो। अब असली एजेंडा पर वापस आते हुए हनुल एक बड़ी प्रॉब्लम नोटिस करता है। उन लाशों से एक भी लूट ड्रॉप नहीं हुई है। अब वो गोल्ड फॉर्म कैसे करेगा? शुक्र है गोनो ने पहले ही ये सब फिगर आउट कर लिया है। फेमिलियर एक लाश से दूसरी लाश पर कूदता है और उनकी छाती चीरकर लाइफ एसेंस निकालता है जो हल्के चमकने वाले मैना स्टोन्स की शक्ल में होते हैं। पास ही आर्केन ब्लू एनर्जी का एक पोर्टल खुलता है और गोनो बड़े आराम से वो स्टोन्स उसके अंदर फेंक देता है। इन 3 लो ग्रेड कोर्स के बदले में लॉर्ड्स कासल ऑफ इल्यूजन हनुल के अकाउंट में सीधा 30 गोल्ड डिपॉजिट कर देता है। अब सब समझ में आ रहा है। मॉन्स्टर्स फिजिकल कॉइन्स ड्रॉप नहीं करते, बल्कि उनके मैना स्टोन्स निकालकर सिस्टम के जरिए एक्सचेंज करने पड़ते हैं। हनुल गोनो पर और ज्यादा प्यार लुटाता है क्योंकि उसने मैकेनिक्स इतनी जल्दी समझ लिए। अब जब गोल्ड सिक्योर हो गया है, वो एसोसिएशन के लिए क्वेस्ट पूरा होने का प्रूफ इकट्ठा करने की तैयारी करता है, पर लगता है वो 3 गॉब्लिन्स तो बस एक ट्रेलर यानी एपेटाइजर थे। जंगल की गहराइयों से अचानक एक भयानक शोर उठता है जो उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। हर गुजरते सेकंड के साथ जमीन हिला देने वाली थड़ थड़ की आवाज बढ़ती जा रही है। पेड़ उखड़ रहे हैं और टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं जब एक विशाल बेहीमत अपनी ग्रैंड एंट्री मारता है। ये एक ओगर है। हनुल तुरंत अपनी लाइफ चॉइसेस पर सवाल उठाने लगता है। इतने बड़े साइज का ओगर तो स्ट्रिक्टली बी रैंक गेट्स या उससे ऊपर ही स्पॉन होना चाहिए। एक ई रैंक क्वेस्ट जोन में इसका घूमना बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। लेकिन एक खास डिटेल उसकी नजर में आती है। वो मॉन्स्टर बुरी तरह हाँफ रहा है और ताजे जख्मों से भरा हुआ है। ये साफ है कि वो पहले ही किसी भयानक लड़ाई से होकर आया है। लेकिन भाई जख्म कितने ही गहरे क्यों ना हो, एक बॉस लेवल खतरे को हल्के में लेना मौत को दावत देने जैसा है। और मामला तब और भी बिगड़ जाता है जब सिस्टम की रेड अलर्ट स्क्रीन चमकने लगती है। गोनो के पास उसकी समन ड्यूरेशन खत्म होने में अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। वो लॉयल फेमिलियर एक कदम आगे बढ़ता है। अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को देखकर उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं है। गोनो अपने मास्टर को एक कॉन्फिडेंट ग्लांस देता है, जैसे साइलेंट तरीके से उनका ट्रस्ट मांग रहा हो।
अपनी रेवंस विंग बीट शूज एक्टिवेट करके वो गॉब्लिन उस विशाल दरिंदे की तरफ एक हाई स्पीड स्प्रिंट लगाता है। वो बहीमत दहाड़ता है और एक उखड़े हुए बड़े से पेड़ के तने को बेसबॉल बैट की तरह घुमाता है ताकि उस नन्हे से दुश्मन को मच्छर की तरह उड़ा सके। मगर गोनो की रफ्तार तो खतरनाक है बॉस। वो हवा में ऊंची छलांग लगाता है और मिड एयर स्टांस लेकर अपने मोमेंटम को एब्सोल्यूट लिमिट तक पहुंचा देता है। वो किसी मीटियोर की तरह नीचे आता है और अपना क्लब सीधा उस ओगर की खोपड़ी पर निशाना लगाकर मारता है। ओगर डेस्पिरेशन में अपने भारी भरकम हाथ ऊपर कर लेता है ताकि अपने नाजुक हिस्सों को बचा सके, पर गोनो रुकने वाला नहीं था। वो दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि उस दरिंदे के बस की बात नहीं रहती और हड्डियां टूटने की एक दर्दनाक क्रंच वाली आवाज आती है जब उसके हाथ चकनाचूर हो जाते हैं और पसलियां अंदर धंस जाती हैं। अपनी एम्पलीफाइड स्ट्रेंथ को और भी पुश करते हुए गोनो एक ऐसी शॉकवेव छोड़ता है जो पूरे जंगल में बिजली की तरह दौड़ जाती है और हनुल को तो पीछे की तरफ स्किड होना पड़ता है बस खड़े रहने के लिए। अल्टीमेटली वो ओगर उस भयानक काइनेटिक फोर्स के नीचे पूरी तरह कुचला जाता है। हनुल तो भाई हैरान रह गया इतनी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्प्ले ऑफ रॉ पावर देखकर, और वो तुरंत भागकर उस जीत को एक छोटे से हैप्पी डांस के साथ सेलिब्रेट करने लगता है। क्लॉक पर जब गायब होने में सिर्फ 3 सेकंड बचे होते हैं, गोनो जल्दी से उस ओगर की छाती से वो बड़ा सा माना स्टोन निकालता है और उसे ऑफर करता है। फिर वो फेमिलियर वापस अपने ब्लू ऑर्ब फॉर्म में ढल जाता है और हनुल के हाथ में रह जाता है वो चंकी और हाई क्वालिटी कोर। वो आर्केन पोर्टल दोबारा प्रकट होता है अपना इनाम लेने के लिए। जैसे ही वो उस लो इंटरमीडिएट माना स्टोन को अंदर फेंकता है, उसके अकाउंट में 100 गोल्ड का एक बड़ा डिपॉजिट आ जाता है, जिससे उसका टोटल हॉल अब एक कंफर्टेबल 130 गोल्ड तक पहुंच गया है। पर लगता है सिस्टम के पास एक और सरप्राइज बचा था, क्योंकि ये उसका पहला ऑफिशियल मॉन्स्टर टेकडाउन था। हनुल को रिवॉर्ड के तौर पर एक प्रीमियम गाचा टिकट मिलती है। इस टिकट से प्लेयर्स एक्सेप्शनली रेयर आइटम्स निकाल सकते हैं। हालांकि हर वेटरन जानता है कि ड्रॉप रेट्स आमतौर पर एकदम ट्रैश होते हैं। जैसे ही वो टिकट एक्टिवेट करता है, मिस्टीरियस चीजों से भरा एक ऑर्नेट चेस्ट उसके सामने मटेरियलाइज हो जाता है। सिस्टम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सच्चाई बताता है। गाचा से निकलने वाला वो गॉड टियर गियर सिर्फ उसके समन्स के लिए नहीं है, वो उन आइटम्स को खुद पहन सकता है ताकि अपने रॉक बॉटम स्टैट्स को बूस्ट कर सके। इससे पहले कि वो अपनी इस नई किस्मत का जश्न मनाता, पेड़ की टहनियों के टूटने की आवाज उसे अलर्ट कर देती है कि कोई आ रहा है। अवेकनर्स का एक फुली आर्म्ड ग्रुप वहां दौड़ता हुआ आता है, जो साफ तौर पर उस घायल ओगर का पीछा कर रहे थे। रास्ता उन्हें सीधा उनके टारगेट तक तो ले आता है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो तो पहले ही ढेर हो चुका है। जैसे ही हनुल उस स्क्वाड को ध्यान से देखता है, उसका दिल बैठ जाता है। वो तुरंत पहचान लेता है कि उन्हें लीड करने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि प्रेस्टीजियस पुंग बैक गिल्ड की टीम 2 की लीडर युन सुआ है। ये एकदम क्लियर है कि उनकी टीम ने ही पहले ओगर से लड़ाई की थी और उसे अधमरा करके भगा दिया था। एक हाई रैंकिंग गिल्ड के साथ स्टोलन किल के ऊपर डील करना कभी आसान नहीं होता। हनुल चुपचाप वहां से कटने की कोशिश करता है, पर सुआ उसे रुकने के लिए चिल्लाती है। उसकी स्क्वाड तुरंत फैल जाती है और उसे घेर लेती है। अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देने के बाद वो सख्ती से समझाती है कि वो अबनॉर्मल ओगर उनका फिक्स किया हुआ शिकार था। वो इस सिचुएशन से बिल्कुल खुश नहीं दिखती, और ना ही इस बात से कि किसी और ने उनका किल स्नाइप कर लिया है। हमारे लड़के के लिए ये बहुत ही टेंस सिचुएशन बन जाती है। सुआ उस मरे हुए ओगर को देखती है और सोचती है कि कैसे इस अकेले बंदे ने इतने बड़े मॉन्स्टर को ढेर कर दिया। भले ही वो लड़ाई में घायल था, उन तीनों ने बी रैंक्स होते हुए भी उसे हराने की पूरी कोशिश की थी, पर नहीं कर पाए। और इस इन्फॉर्मेशन से वो अंदाजा लगाती है कि ये बंदा कम से कम एक ए रैंक तो होगा ही। सही तरीके से रिएक्ट करते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो पुंग बैक गिल्ड की सुआ है। वो बैडी देखना चाहती है कि वो किस तरह के बंदे से डील कर रही है, तो हनुल एकदम कामली अपना इंट्रोडक्शन देता है। शॉकिंग बात यह है कि सुआ महसूस कर सकती है कि एक आर्क एंजल असल में इसके सामने खड़े इस बंदे में इंटरेस्टेड है। ये बात उसे थोड़ा चिढ़ाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही कि सिंपल दिखने वाले लड़के में ऐसा क्या स्पेशल है। उसकी एबिलिटीज के बारे में क्यूरियस होकर वो हनुल से पूछती है कि क्या उसने शिकार अकेले किया। वो थोड़ा गोलमोल जवाब देता है और मान लेता है कि हाँ, उसने ही किया। इससे वो और अलर्ट हो जाती है, ये सोचते हुए कि ये बंदा पक्का कुछ छुपा रहा है। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि उन्होंने ही ओगर के साथ पहले लड़ाई की थी और वो खुश है कि इसने किसी बड़ा नुकसान होने से पहले मॉन्स्टर को रोक लिया। हमारा लड़का बड़े कैजुअल ढंग से कहता है कि वो बस किस्मत वाला था, पर सुआ जानती है कि ये बिल्कुल बकवास है, क्योंकि एक ओगर को सिर्फ लक से नहीं मारा जा सकता। अब उसे पूरा शक है और इसका रिएक्शन देने के लिए वो अग्री करती है कि ओगर का सारा पे आउट रिवॉर्ड हनुल को ही दिया जाएगा। बेसिकली पुंग बैक गिल्ड पर्सनली हंटर हनुल से कांटेक्ट करेगी और उनके रोल के लिए पेमेंट कर देगी। हनुल के लिए ये एक शॉकिंग करने वाला एहसान है, जिसे यकीन नहीं हो रहा कि वो अपने ही शिकार को इतनी आसानी से जाने दे रहे हैं। सुआ तेज है, क्योंकि वो एक रिटर्न कंडीशन जोड़ देती है, एक सवाल जो वो काफी देर से पूछना चाहती थी। जाहिर है हमारे लड़के को अच्छी तरह पता था कि ये डील इतनी आसानी से फ्री में तो नहीं मिलने वाली, पर वो तब हैरान रह गया जब ये लड़की बड़े कैजुअल ढंग से अपना फोन आगे बढ़ा देती है। कसम से सुआ इस वक्त बिल्कुल एक नन्ही सी लड़की लग रही है जो हिचकिचाते हुए अपने क्रश का नंबर मांग रही हो।
बेचारी खुद इतनी फ्लस्टर्ड है नंबर मांगते हुए। वहीं दूसरी तरफ हमारा गिगा चैट डेंस प्रोटैगनिस्ट है, जिसे घंटा समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। सीन कट होता है और हमारा हीरो उस विलेजर अंकल से मिलता है जो हंटर के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी। हनुल बस इस बात से खुश है कि उसने पहाड़ का रास्ता उनके लिए सेफ कर दिया, और उसे पता चलता है कि इन बेचारे गांव वालों ने कितनी मुश्किलें झेली हैं। गांव का मुखिया अब उसे बदले में कुछ देना चाहता है। ये ऑफर सही मौके पर आया है, क्योंकि हनुल उस फेमस ट्रेनिंग मॉन्यूमेंट लैंडमार्क की लोकेशन जानने के लिए मरा जा रहा है। वो बुजुर्ग उसे एकदम सीधी रास्ते की तरफ गाइड करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि रास्ते के एंड में उसे वो मिल जाएगा, और ये भी कहते हैं कि ये रास्ता गुड लक लेकर आता है। हनुल का मूड काफी पॉजिटिव है, भले ही वो इन सुपरस्टिशंस और अंधविश्वास पर यकीन ना करता हो। यही वो जगह है जहां वो गाचा पुल के लिए उस ट्रेजर चेस्ट को मैनिफेस्ट करता है। बेसिकली हमारा भाई इस नोटोरियस चेस्ट को खोलने से पहले अपना लक मैक्सिमाइज करना चाहता है, इस उम्मीद में कि कुछ तो ढंग का निकल आए। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। ये दरअसल सुआ है, जो उसे किल के रिवॉर्ड को अरेंज करने के लिए मैसेज करती है। वो सच में थोड़ा स्टन्ड है कि वो उसमें इतनी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो गिल्ड के बजाय अपना पर्सनल फोन नंबर यूज कर रही है। खैर जो भी हो, हनुल कोई सिंप नहीं है और उसका पूरा ध्यान अभी सिर्फ उस ट्रेजर चेस्ट को खोलने पर है। वही चेस्ट जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो रियल लाइफ में खोल पाएगा। भले ही इस चीज के ड्रॉप रेट्स एकदम घटिया और डॉग शिट है, पर वो खुश है कि कम से कम एक हाई रैंक आइटम मिलने का चांस तो है। हनुल ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस एक ए रैंक पुल के लिए गिड़गिड़ाने लगता है और ओपन चिल्लाकर चेस्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें से एक चमकती हुई रोशनी निकलती है जो अलग अलग रैंक्स के कई वेपन्स दिखाती है। उनमें सबसे हाईएस्ट रैंक एस रैंक है, जो गोल्डन आर्मर के साथ ब्लड रेड कलर में चमक रहा है। इंट्रोडक्शन खत्म होते ही रोशनी पहले गहरी गोल्डन होती है और फिर रेड में बदल जाती है। हमारा लड़का उस सुप्रीम आर्टिफैक्ट को हैरत से देखता रह जाता है और सीन वहीं एम्बिग्यूअसली कट हो जाता है, बिना उसका रिवॉर्ड दिखाए। घर वापस आकर हनुल बैठा हुआ करंट सिचुएशन के बारे में सोच विचार कर रहा है। हालांकि उसने गोल्ड इकट्ठा करने का रास्ता तो ढूंढ लिया है, पर अभी उसके सामने सबसे बड़ी रुकावट अपने मॉन्स्टर्स को ट्रेन करने के लिए सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि सिस्टम के साथ इशू क्या है। अपनी करंट मॉन्स्टर शीट पर वो एक गॉब्लिन फाइटर को हायर कर सकता है, पर उसे झटका तब लगता है जब वो देखता है कि एक ओगर बर्सर्कर भी अवेलेबल है। एक नॉर्मल वॉरियर गॉब्लिन की कीमत 70 गोल्ड है, तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर कंफ्यूज करने वाली बात वो बर्सर्कर ओगर है, जिसकी कीमत पूरे 420 गोल्ड है, और भले ही ये उसकी औकात से बाहर है, फिर भी ये हायर करने के लिए अवेलेबल है। अचानक हमारे लड़के के दिमाग में बत्ती जलती है। सिस्टम उसे सिर्फ वही मॉन्स्टर्स हायर करने की इजाजत देता है जिन्हें उसने पर्सनली मारा हो। अगर ये लॉजिक सही है तो फिर ये समझ आता है कि गोल्ड का इतना फर्क होने के बावजूद सिर्फ गॉब्लिन्स और ओगर क्लासेस ही क्यों अनलॉक्ड है। इसका मतलब है कि हनुल को खुद इन मॉन्स्टर्स का शिकार करना होगा, और हालांकि ये रिक्वायरमेंट मुश्किल लगती है, पर उसके पिछले गाचा पुल को देखकर चीजें बिलीवेबल लगती हैं। वैसे भाई को वो आर्मर नहीं मिला, बल्कि उसने यूनिक ग्रेड के चश्मे यानी ग्लासेस हासिल किए हैं, जो उसके स्टैट्स को बफ करते हैं और उसे एक स्किल देते हैं। वो सच में हैरान है कि एक यूनिक ग्रेड आइटम उसे मिल गया। ये आर्टिफैक्ट टॉप क्वालिटी का है और अपने आप में एक ही है। वैसे बता दूं, गेम में एक यूनिक ग्रेड आइटम 3 या उससे ज्यादा ए रैंक आइटम्स के बराबर होता है, जो इसे एक अमेजिंग पुल बनाता है। चश्मे मिलने के बाद वो उन्हें पहनकर उनका यूज टेस्ट करने का फैसला करता है। हनुल पहली बार उन्हें चेक करता है और अनलॉक करता है सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स को। उसके सारे स्टैट्स 5 से बढ़ जाते हैं और एक एक्स्ट्रा स्किल जिसे सेजेस आई कहते हैं अब उसके लिए एक्सेसिबल है। ये स्किल उसे अपने टारगेट की आंखों और उनके स्किल्स की डिटेल्स निकालने की इजाजत देती है, जिसे वो दिन में 2 बार यूज कर सकता है। बेसिकली ये एक अप्रेजल या स्कैनिंग स्किल की तरह है। हनुल अपने स्टैट बूस्ट से काफी इंप्रेस्ड है और उसे इसका यूनिक इफेक्ट बहुत पसंद आता है। वो इसे एकदम इनसेन बोलता है। स्किल की डिटेल्स चेक करते हुए वो सोचता है कि क्या इसे किसी दुश्मन पर टेस्ट करके इन्फो चेक करनी चाहिए, पर वो सब साइड में रखें तो इस तरह का ऑब्जेक्ट वही चीज है जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर वो मॉन्स्टर के एग्जैक्ट स्टैट्स चेक कर सकता है तो शिकार करना उसके लिए बच्चों का खेल यानी पीस ऑफ केक बन जाएगा। चश्मे उतारते हुए हनुल के दिमाग में इन ग्लासेस को लेकर थोड़े डाउट्स आते हैं। वो सवाल करता है कि आखिर सिस्टम अचानक उस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, उसे क्यों चुना गया। ये सवाल उसे अंदर ही अंदर दोबारा होता है कि तभी सिस्टम उसके चेहरे पर आने वाली वेव की एक वार्निंग जूम कर देता है। उसे अपनी डिफेंसेस तैयार करने की एडवाइस दी जाती है, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह बलिस्टिक हो गया है। एक के बाद एक नोटिफिकेशंस की बारिश कर रहा है और वो बस शॉक में देखता रह जाता है। हनुल गेम की स्क्रीन को ऑब्जर्व करता है और उसके लिए ये किसी हॉरर से कम नहीं था जब उसे पता चलता है कि एक नई 700th और फर्स्ट वेव अगले 10 मिनट में शुरू होने वाली है। भाई को ये तक नहीं पता कि इस डैम वेव के लिए डिफेंसेस कैसे तैयार करें। वो तो बस मॉन्स्टर्स की उन हेलफायर आर्मीज को इमेजिन कर रहा है जो वेव शुरू होते ही उस पर टूट पड़ेंगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई लेवल 1 का थग सीधा फाइनल बॉस का सामना कर रहा हो। भाई की तो फटके हाथ में आ रही है और वो रिजल्ट के डर से मना करना चाहता है। सिस्टम हाईलाइट करता है कि अगर वो मॉन्स्टर इन्वेजन को रोकने में फेल हुआ
तो उसका नतीजा कासल ऑफ इल्यूजन्स की तबाही होगा, जिसका मतलब है उसके पास मौजूद हर एक पावर कोलैप्स हो जाएगी। और अब आता है सबसे खतरनाक पार्ट। हनुल फ्यूचर देखता है जहां पूरी दुनिया की तबाही में शहर जल रहे हैं। फेलियर का मतलब है मौत। वेव बस शुरू ही होने वाली है और भाई के दिमाग में बस यही चल रहा है कि वो उन डैम मॉन्स्टर्स को रोकेगा कैसे। वो ब्लू गेट किसी पोर्टल की तरह घूम रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा गेम में दिखता था, पर हनुल कंफ्यूज्ड है कि उसे जबरदस्ती इसमें पार्टिसिपेट क्यों करवाया जा रहा है। फिर एक फैक्ट ये भी है कि उसकी पार्टिसिपेशन का रिजल्ट एक कैटास्ट्रॉफिक वर्ल्ड गोस फक ऑल पेनल्टी हो सकता है। ये सच में क्रेजी डाउनसाइड है, पर सिस्टम ने डिसाइड कर लिया है कि अब राउंड शुरू होगा और काउंटडाउन मिनट्स चलने लगेंगे। ये जानते हुए कि वो इस सिचुएशन को ज्यादा ओवरथिंक नहीं कर सकता और उसे बस एक्ट करना है, हमारा लड़का मॉन्स्टर्स को रोकने का अपना गोल पक्का कर लेता है। गेम हमेशा से एक सिंपल डिफेंस गेम रहा है, जहां ऑब्जेक्टिव मॉन्स्टर्स को कैसल पर अटैक करने से रोकना होता है। इसे किसी टावर डिफेंस गेम की तरह समझो, पर क्योंकि इस गेम का डिफिकल्टी लेवल हॉलो नाइट जैसा एगनाइजिंग है, इसलिए मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए स्ट्रैटेजी ही सबसे मेन एलिमेंट है, यहां तक कि उन्हें सही पेस पर समन करना भी। यूनिफाइड कैसल के कई डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स को ढेर सारे आइटम्स के साथ यूटिलाइज करना पड़ता है। इन सारे फैक्टर्स के साथ कोऑपरेट करने के बाद हर सिचुएशन के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स बनाई जाती है। गेम ऐसे ही काम करता है। हमारे लड़के के लिए हर कंट्रोल फिलहाल एक टच स्क्रीन की तरफ फंक्शन कर रहा है। सबसे पहला काम वो ये करता है कि डिप्लॉयमेंट के लिए अपना मॉन्स्टर इन्वेंट्री चेक करता है। अपैरेंटली भाई के पास 5 डिप्लॉयबल मॉन्स्टर्स हैं, जिनमें से 4 गॉब्लिन्स हैं और आखिरी एक ओगर है। ये एक इंटरेस्टिंग रेवलेशन है, क्योंकि लगता है हनुल इन क्रीचर्स को इस मोड में बिना हायर किए यूज कर सकता है। वो सोचता है कि क्या वो सॉवरेन की स्ट्रेंथ को भी एक्सेस कर सकता है, पर बदकिस्मती से वो एक्सेसिबल या पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वो अपनी गोल्ड खर्च करके एडिशनल ट्रूप्स इकट्ठा करने की कोशिश करता है, पर सिस्टम उसे वहां भी रोक देता है। वेव नोटिफिकेशन के बाद किसी भी बदलाव पर पाबंदी लगा दी जाती है। भाई की तो बुरी तरह लग गई है और वो सोचने लगा है कि कहीं ये डैम सिस्टम सीक्रेटली उसे सैबोटाज तो नहीं कर रहा। इस 700th और फर्स्ट वेव में काउंट गुलार के साथ साथ उसकी ड्रैगन चिल्ड्रन की एलीट यूनिट भी शामिल है। ये बंदा पूरे 6 स्टार्स का रेटेड है और साथ में 61 ड्रैगन्स की एक फौज भी है। एक 6 स्टार मॉन्स्टर किसी भी फाइट के लिए अच्छा साइन नहीं है। स्टार रैंक्स दरअसल कॉम्बैट प्रोवेस दिखाने के लिए होते हैं और ये रैंक हर मॉन्स्टर का पोटेंशियल भी कंफर्म करता है। ये ऑब्वियस है कि अगर स्टार्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो एक मॉन्स्टर दूसरे को आसानी से स्क्वॉश कर देगा। सबसे कंसर्निंग पार्ट ये है कि उसे अपनी 1 स्टार की छोटी सी स्क्वाड के साथ एक 6 स्टार से डील करने का टास्क दिया गया है। वो कुछ भी कर ले, रिजल्ट एकदम साफ है। भाई तो एक अकेली ड्रैगन से ही अनाहिलेट हो जाएगा। हनुल के पास स्ट्रैटेजी में हेल्प के लिए ना तो गोल्ड है और ना ही दूसरे मॉन्स्टर्स हैं। सडनली सिस्टम उसे एक यूनिक बेनिफिट ऑफर करता है, जिसके तहत उसे एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर और एक आइटम दिया जाएगा जो उसकी सारी फोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन हमारा लड़का इस बात से चिढ़ जाता है कि ये सिस्टम उससे ऐसे स्टेज क्लियर करने की उम्मीद रख रहा है। सिचुएशन भले ही पागलपन भरी हो, पर हनुल को उन्हीं चीजों से अपना बेस्ट निकालना होगा जो उसके पास है, खास करके इसीलिए क्योंकि वो इस घटिया और गॉड फॉरसेकन गेम का वेटरन प्लेयर है। वो एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करना शुरू करता है। अपने पुराने एक्सपीरियंस से इस वेव को रोकने का कोई जुगाड़ ढूंढने लगता है। अब सिर्फ 8 मिनट का काउंटडाउन बचा है, तो वो जितनी तेजी से हो सके काम पर लग जाता है। हर एक एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए तब तक मेहनत करता है जब तक टाइमर 15 सेकंड्स पर नहीं आ जाता। अपनी पूरी तैयारी के बाद जैसे ही क्लॉक 0 पर हिट करती है, हनुल इस वेव का सामना करने के लिए एकदम रेडी है। वेव शुरू होती है वाइवर्न्स के गुस्से के साथ, जो अपनी तादाद से पूरे आसमान को ही निगल लेते हैं। उनका मकसद एकदम साफ है, वो इस केस में टावर या कासल को टारगेट कर रहे हैं। इस पूरी आर्मी को वो काउंट लीड कर रहा है। वेव की शुरुआत में वाइवर्न्स पूरी ताकत से बैरियर पर हमला करते हैं ताकि कहीं से कोई दरार या ओपनिंग बन सके। वो पावरफुल काउंट अपने मॉन्स्टर्स को इतना नाकामयाब देखकर काफी अर्क्ड यानी चिढ़ जाता है। कुछ और वाइवर्न्स मिलकर उस रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर यह सब हनुल की सॉलिड स्ट्रैटेजी का नतीजा है कि वो टिके हुए हैं। सबसे पहला काम उसने ये किया कि इन्फिनिट बैरियर पर्क का यूज किया, जिसने डिफेंसेस को किसी भी अटैक के खिलाफ 100 तक बफ कर दिया। इन्फिनिट बैरियर इनविंसिबल तो है, पर उसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई है। इसे तभी यूज किया जा सकता है जब मॉन्स्टर्स की संख्या प्लेयर के लिए 2 स्टार रैंक से कम हो। खैर, हमारे लड़के की बैरियर लगाने की पूरी कोशिश के बावजूद एक वाइवर्न अचानक अपनी भयानक सांस छोड़ता है, जिससे बैरियर को डैमेज पहुंचता है और वो खत्म होने की कगार पर आ जाता है। लेकिन इसके इफेक्ट्स की वजह से शील्ड रीजनरेट हो जाती है और बस यही एक चीज है जो बैरियर को जिंदा रखे हुए है। पर यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माना कि बैरियर हर अटैक को -1 पॉइंट काउंट करता है, पर अगर सारे 61 ड्रैगन्स ने एक साथ अटैक कर दिया तो ड्यूरेबिलिटी पलक झपकते ही आधे से भी कम हो जाएगी। ये इसका लूप होल है, पर हमारे लड़के के पास इसका भी एक तोड़ है। इसे कहते हैं स्पैम क्लिकिंग। भाई यहां सीधा ओसू प्लेयर से इंस्पिरेशन ले रहा है। इस तरह से हर एक क्लिक पर ड्यूरेबिलिटी 1 से बूस्ट होती है। मतलब अब बैरियर की हीलिंग प्रोसेस की लिमिट सिर्फ उसकी अपनी उंगलियों की रफ्तार है। हनुल का हाथ अब दर्द करने लगा है, पर बैरियर की कंप्लीट डिफेंस गारंटी करने का यही सबसे पक्का रास्ता है। अब अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो इन भगलान जैसे ताकतवर मॉन्स्टर्स को हराएगा कैसे? जवाब एकदम सिंपल है।
बैरियर एक वाइवन के अटैक को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे उसे 1 पॉइंट का नुकसान होता है। नॉर्मली गॉब्लिन्स वाइवन्स को चोट पहुंचाने के लायक नहीं होते, पर उसके स्पेशल आइटम हकान्स स्पून की वजह से कंडीशंस एकदम रिवर्स हो जाती हैं। ये ए रैंक आइटम हमारे लड़के को रैंक के फर्क के बावजूद डैमेज देने की इजाजत देता है। अब वाइवन्स की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है, भले ही उन्हें सिर्फ 1 पॉइंट का हेल्थ लॉस हो रहा हो। उनमें से एक दरिंदा तो ये भी नोटिस कर लेता है कि ये मामूली सा गॉब्लिन उसका मजाक उड़ा रहा है, पर इतने गुस्से के बावजूद वो ड्रैगन कुछ नहीं कर पाता। जिस तरह से ये सब चल रहा है, हमारे लड़के को इस पूरे होड को साफ करने में लगभग पूरे 60 घंटे लगेंगे। तो अब सबसे मुश्किल काम ये है कि बैरियर की रिकवरी प्रोसेस को उन 60 क्रेजी घंटों तक बरकरार रखना है। अट्रिशन की ये जंग शुरू होती है, जहां हनुल अपनी उंगलियां घिसता रहता है, ये सोचते हुए कि पहले उसके गॉब्लिन्स मरेंगे या वो खुद। काउंट की फोर्सेस हनुल की आर्मी से भिड़ रही हैं, जहां ऑफेंस और डिफेंस के बीच एक स्टेलमेट यानी तनाव बन गया है। कुछ देर बाद हमारा लड़का थकने लगता है और जैसे ही वो पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाता है, भाई की पूरी बॉडी ठंड से कांप उठती है। बात यह है कि इस बंदे को गेम के बाहर किसी भी चीज से इंटरैक्ट करने की इजाजत ही नहीं है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हनुल को यह सब झेलना पड़ेगा। ना कोई रेस्ट, ना पानी, ना खाना, ना टॉयलेट ब्रेक, ना ही कोई गूनिंग या टाइम पास, बस गेम जीतने पर फोकस करना है। अपनी हर मूवमेंट पर नजर रखते हुए लड़का जानता है कि कोई आम इंसान होता तो इस डिस्पेयर से कब का पागल हो चुका होता, लेकिन ये बंदा अलग मिट्टी का बना है और इसे गेम की महज एक शुरुआत कहता है। उन ड्रैगन्स में से एक गुस्से में फट पड़ता है और एक टाइटैनिक फायर ब्रेथ छोड़ता है, जिससे बैरियर काफी हद तक चिप यानी टूट जाता है। ऐसे कॉर्नर होना और उस थ्रिल को महसूस करना ही वो वजह है जिससे हमारा लड़का इस गेम से इतना प्यार करता है। अभी तो सिर्फ 2 घंटे बीते हैं और 58 घंटे अभी बाकी हैं। डेथ पेनल्टी बहुत ज्यादा हाई है, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, इसलिए हनुल गेमर मोड में आ जाता है और सिचुएशन का पूरा कंट्रोल लेते हुए और भी ज्यादा लड़ने की कसम खाता है। 12 दर्दनाक घंटे पलक झपकते ही बीत गए, पर वो अभी आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा है। डैमेज धीरे धीरे स्टैक होता जाएगा तो देर सबेर चीजें शायद बेहतर हो सकती हैं। गॉब्लिन्स धीरे धीरे ड्रैगन्स की हेल्थ कम कर रहे हैं, 2 वाइवन्स ढीर हो जाते हैं, पर बाकी आर्मी अभी भी खड़ी है। फिर भी हनुल इस आउटकम से ठीक है और बस इसी ट्रेजेक्टरी पर आगे बढ़ना चाहता है। 3 और मॉन्स्टर्स गिर जाते हैं, उसकी हिम्मत अभी भी तमी हुई है। 1 दिन बीत चुका है और उसने अब तक सिर्फ 10 को साफ किया है। फिर 12, और जब कुछ और वाइवन्स ने बैरियर को चीरने की कोशिश की तो इस प्रोसेस में 2 हाफ ड्रेक्स मारे गए। काउंट समझ गया था कि उसकी संख्या घट रही है, और भी वाइवन्स गिरने लगे, साथ ही हाफ ड्रेक्स भी। और इस एक फकिंग क्रेजी रन के बाद अब सिर्फ 2 मॉन्स्टर्स बचे थे। इस पॉइंट तक हनुल स्क्रीन को टच तक नहीं कर पा रहा था और बैरियर की ड्यूरेबिलिटी रीसेट करने के लायक नहीं बचा था। उनमें से एक गॉब्लिन अटैक करता है, लेकिन वाइवन उससे बचकर निकल जाता है और सीधा शील्ड की तरफ एक ड्यूअल स्ट्राइक छोड़ता है। ये अटैक पूरा गेम चेंजर साबित होता है। इन्फिनिट बैरियर ऑफिशियली तबाह हो जाता है, जिससे हनुल की रूह जाग उठती है। वो कुछ सेकंड्स जब उसने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लूं, वही वो पल था जब बैरियर चकनाचूर हो गया और अगर इस हालत में कैसल पर एक भी हिट पड़ता तो सब खत्म हो जाता। लेकिन तभी गैनो ने एक सैक्रिफिशियल प्ले करने का फैसला किया और सीधा उस ड्रैगन से भिड़ने निकल गया। सच बोलूं तो किसी गॉब्लिन का इससे ज्यादा कूल डिपिक्शन मैंने आज तक नहीं देखा। भाई को देखकर लगता है जैसे उस पर पूरी एक अलग मनवा सीरीज बन सकती है। खैर, अब दोनों के बीच टक्कर होने वाली है, गॉब्लिन वर्सेस ड्रैगन। गैनो की आंखों में वो ऑरा फार्मिंग वाला जुनून है और वो अपना सब कुछ झोंक देता है उस मॉन्स्टर की खोपड़ी तोड़ने में। उसका मेस इतना पावरफुल है कि हमारा हीरो भी दंग रह जाता है। वो ड्रैगन को हरा देता है और यहां तक कि काउंट को भी धूल चटा देता है। इसी के साथ वेव ऑफिशियली क्लियर हो जाती है, जो हनुल के लिए एक बड़ा शौक है। वो खुशी में चिल्लाता तो है, पर अगले ही पल सांस लेने से पहले ही हनुल तुरंत बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सूरज चमक रहा होता है। भाई को पता ही नहीं चला कि वो कब पूरी तरह कुक हो गया था। वो सिस्टम स्क्रीन पर अपनी जीत को देखता है, जहां उसे 20 वाइवन बोन्स, 10 ड्रेक स्केल्स और 5 ड्रेक हार्ट्स मिले हैं। ये सब इस मिशन का लूट है, पर उसे घंटा आइडिया नहीं है कि वो इनका करेगा क्या। तभी सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि सॉवरेन से बात करने के लिए अभी 3 कंडीशंस बाकी हैं। पहली कंडीशन है 50 घंटे का प्ले टाइम पूरा करना और दूसरी है सक्सेसफुली डिफेंड करना। हनुल को तो ये तक नहीं पता कि इस कॉन्वर्सेशन का मकसद क्या है और ये 3 कंडीशंस के पीछे क्यों ब्लॉक है। जो भी हो, भाई इस बात से खुश है कि उसने 2 कंडीशंस तो पूरी कर ली है, तो जल्दी ही वो इस फीचर को यूज कर पाएगा। फिर आता है फाइनल रिवॉर्ड, जो उसे वेव क्लियर करने पर मिलना है। स्क्रीन से एक तेज रोशनी निकलती है जो पूरे कमरे को चौंधिया देती है और हनुल को हैरान कर देती है। ठीक उसी वक्त हमें उसके फोन का एक शॉट दिखाया जाता है। अपेरेंटली भाई को उसकी एडमायरर सुआ ने पूरे 7 यानी 7 बार कॉल किया था। उधर पुंगबैक गिल्ड में सुआ का भाई इस सिचुएशन को समझने से मना कर देता है। उसे लगता है कि कैसे एक ई रैंक का बंदा अकेले ओगर को हरा सकता है।
ये एनबीए वाले बिग शैक जैसा लंबा चौड़ा बंदा हमारे हीरो को एक नंबर का फ्रॉड समझता है। पर सुआ इस बात पर जोर देती है कि मार्केट में हनुल के रीअवेकनिंग की रूमर्स उड़ रही हैं। सुयुग को इस पर रत्ती भर यकीन नहीं है, क्योंकि रीअवेकनिंग सच में बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। ठीक तभी वो देखते हैं मैन ऑफ द आवर हनुल को, जो पूरी रफ्तार से उनसे बात करने के लिए दौड़ा चला आ रहा है। उसे पता है कि वो लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं, इसलिए वो अनअवेलेबल रहने के लिए माफी मांगता है। भले ही भाई 50 बार सॉरी बोल रहा हो, पर सुयुग के दिमाग में अभी भी खुन्नस भरी है, क्योंकि इस बंदे ने उसकी बहन को 3 दिन तक वेट करवाया। सुआ अपने भाई पर चिल्लाती है और उसे रुकने को कहती है। इस बीच हमारा लड़का उनके भाई बहन वाले रिश्ते को नोटिस करता है। रही बात हनुल की, तो सुआ उसे ओगर के रिवॉर्ड्स और पेमेंट सेटलमेंट के बारे में समझाती है। हमारा हीरो पहले एसोसिएशन की रिपोर्ट खत्म करना चाहता है, इसलिए वो लोग स्टाफ डेस्क पर जाते हैं, जहां रिसेप्शनिस्ट सुआ की पर्सनल टेस्टिमनी लेती है, जिसमें वो बताती है कि कैसे इस बंदे ने अकेले ओगर को ढेर किया। रिसेप्शनिस्ट जानती है कि वहां कोई और नहीं पहुंच सकता था, भले ही कोई फिजिकल एविडेंस ना हो। सुहियुक, जो एक ओवर प्रोटेक्टिव बड़ा भाई है, रिसेप्शनिस्ट को ऐसी आंखें दिखाता है कि वो सवाल करने से पहले ही सरेंडर कर देती है। साथ ही वो आर्ग्यू करती है कि मॉन्स्टर बी रैंक कैलिबर का है, तो प्रॉपर फॉर्मल वेरिफिकेशन तो बनती है बॉस। इसका मतलब ये है कि वो लोग हमारे हीरो के स्टैट्स मेजर करेंगे, ताकि पता चल सके कि उसकी स्टोरी सच है या नहीं। ये सब एक मैनोमीटर से किया जाएगा, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, सुआ समझती है कि ये बंदा रीअवेकन हुआ है, पर वो खुद भी उसके स्टैट्स चेक नहीं कर पाई थी। चिंता में वो हनुल के लिए वाउच करती है, ताकि कोई दूसरा वेरिफिकेशन मेथड यूज हो। पर हनुल खुद काफी कॉन्फिडेंट है और तुरंत मेजरमेंट करवाने का वादा करता है। अगले सीन में मैनोमीटर एक मेंबर के स्टैट्स डी रैंक दिखाता है, और अब हमारे हीरो की बारी है, तो सुआ नेचुरली बहुत नर्वस है। उसका भाई सोचता है कि ये सबसे बेस्ट सिचुएशन है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि हनुल में आखिर ऐसा क्या पोटेंशियल है जो कॉन्स्टेलेशंस उसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर उसमें कोई एबिलिटी नहीं है तो वो नोटिस किए जाने के लायक ही नहीं है। फाइनली हमारा लड़का उस विशाल पत्थर पर हाथ रखता है, बिना किसी एक्स्ट्रा चीज के जो उसके स्टैट्स बूस्ट कर सके। काफी वक्त हो गया जब वो आखिरी बार ऐसी किसी चीज के सामने खड़ा हुआ था। बाकी हंटर्स की तरह उसने भी 7 साल पहले अपना मैना मेजर करवाया था। मैनोमीटर फायर अप होता है स्टैट्स चेक करने के लिए, और उसके दोस्त सब्र से इंतजार करते हैं। सुआ एक रिएक्शन की तरफ अट्रैक्ट होती है और अचानक मैनोमीटर की मेजरमेंट पूरी हो जाती है। हनुल वहां खड़ा है और इवैल्यूएशन में उसका नया रैंक निकलता है, एक वॉपिंग एस रैंक। ये एक जॉ ड्रॉपिंग और क्रेजी टर्न है जो सबका ध्यान खींच लेता है। ये एस रैंक वाली बात तो हनुल को खुद भी नहीं पता थी, जब तक उसे मिशन का फाइनल रिवॉर्ड नहीं मिला था। देखो, असल में उसे एक नया स्किल मिला था। इसका नाम है लॉर्ड्स आफ्टर इमेज, जो पिछली वेव के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर के स्टैट्स को प्लेयर के स्टैट्स में जोड़ देता है। हालांकि ये स्टैट सिर्फ 30 मिनट्स के लिए एक्सेसिबल है और दिन में सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है। बेसिकली भाई काउंट गुलार के स्टैट्स को उस अलॉटेड टाइम के लिए यूज कर सकता है, और उसने वही किया, खुद को एक ऑब्सीन लेवल तक बफ कर लिया। उसे मेजरमेंट के लिए एकदम परफेक्ट स्किल मिल गया, क्योंकि जब तक ये स्किल एक्टिव है उसकी पावर्स एक एस रैंक के बराबर है। किसी को भनक तक नहीं लग सकती। दुनिया उसे बस एक एस रैंक रुकी ही समझेगी। दोनों भाई बहन दंग रह जाते हैं, यहां तक कि सुहयुग को भी हिचकिचाने के बाद एक कॉम्प्लीमेंट देना ही पड़ता है। मेजरमेंट पूरी होते ही उसे ऑफिशियली वो बंदा मान लिया जाता है जिसने ओगर को हराया था। एक मेंबर उसे अश्योर करता है कि उन्हें बस यही चाहिए था। हनुल दोनों भाई बहन को शुक्रिया बोलता है कि उन्होंने इस प्रोसेस को इतना स्मूथली पूरा करवाया। वो तुरंत निकलना चाहता है, पर जैसे ही वो जा रहा होता है, सुहयुग उसे कॉफी पर एक चैट के लिए रोक लेता है। अब वो उसे वाइस गिल्ड लीडर के तौर पर इनवाइट कर रहा है, और ये इतना बड़ा इनविटेशन है कि वहां मौजूद हर किसी का ध्यान इस तरफ खिंच जाता है। लोग इस नए डेवलपमेंट में काफी इंटरेस्टेड है, पर तभी हमारा लड़का एकदम स्मग बनकर ऑफर को ठुकरा देता है। उसका मानना है कि उसे गिल्ड से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ सुआ की जरूरत है। इतना बोलकर हनुल वहां से निकल जाता है और उसके खिसियाए हुए भाई की बोलती बंद कर देता है। वो घर वापस आता है तो देखता है कि हर जगह न्यूज में उसी का चेहरा चमक रहा है। स्ट्रीम अभी अभी शुरू हुई है, जहां हंटर एसोसिएशन ने उसका करंट रैंक बी रैंक डिक्लेयर कर दिया है। वैसे ये इसलिए है क्योंकि एसोसिएशन किसी भी हंटर को एक बार में 3 रैंक से ज्यादा जंप करने की इजाजत नहीं देती। खैर, उसके अपने स्ट्रीम पर भी कुछ कमेंटर्स उस ट्रैश गेम की बुराई कर रहे हैं, पर भाई एकदम चिली रहता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे वो उस बंदे की बात ही नहीं कर रहे। व्यूअर्स उस सीक्रेट एस रैंक के लिए पागल हो रहे हैं जिसने सुयुग के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई। वो स्पेकुलेशन लगा
रहे हैं कि ये बंदा शायद गिल्ड ज्वाइन कर लेगा, पर साथ ही उन्हें उसके रिजेक्ट करने वाली र्यूमर का भी पता चलता है। जब वो लोग उसे ग्लेज कर रहे होते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं, तभी हनुल ऐड करता है कि उसके पास व्यूअर्स के लिए कुछ नया कंटेंट है। ये दरअसल हंटर रिलेटेड कंटेंट है, पर व्यूअर्स को इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। वो उनका इंटरेस्ट जगाने के लिए उनसे सजेशंस मांगता है कि उसे कौन सा स्पेसिफिक डंजन क्लियर करना चाहिए। लोग दंग रह जाते हैं जब वो कहता है कि वो पूरा रेड एक्सपीरियंस स्ट्रीम करेगा, क्योंकि ये तो सीधा सीधा इलीगल है। हंटर्स के लिए एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसके बजाय हनुल का इरादा है कि वो बस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पोस्ट करेगा और फिर कहानी खुद सुनाएगा। सबको लगता है कि उसकी स्टोरी एकदम पीक होने वाली है। वो गिल्ड्स जो डंजन्स के राज छुपाने की कोशिश कर रही हैं, वो इस एक स्ट्रीमर की वजह से फेल हो जाएंगी। एक व्यूअर मैड ड्रैगन्स नेस्ट का सुझाव देता है, पर तभी दूसरा बंदा जायंट्स किचन डंजन के लिए 50,000 वॉन फेंकता है। फिर एक तीसरा व्यूअर तो पूरे 1 मिलियन वॉन ड्रॉप कर देता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि स्पाइडर्स फॉरेस्ट में जाकर क्वीन की टांगे तोड़ दो। 50,000 और 1 मिलियन के बीच का फर्क इनसेन है, पर इतने डोनेशंस देखकर हमारा लड़का भी थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो जाता है। वो उन्हें काम डाउन होने को कहता है और सबसे ऊंची नोटिफिकेशन को घूरता है। पूरे 10 मिलियन वॉन उसे दिए गए हैं, जिसे देखकर बाकी सारे व्यूअर्स के होश उड़ जाते हैं। भाई को एक बड़ा वेल फैन मिल गया है, पर रियलिटी में ये सॉवरेन का असिस्टेंट है जो हमारे लड़के से बात करना चाहता है। हनुल बस यही सोच रहा है कि इतनी बड़ी रकम के लिए उसे कहां भेजा जा रहा है, तो वो व्यूअर की रिकमेंडेशन मांगता है। वो एंटिटी रिस्पॉन्ड करती है और सुझाव देती है कि उसे गार्डन ऑफ मेडिटेशन के सबसे गहरे हिस्से यानी डीपेस्ट पार्ट में जाना चाहिए। दूसरे व्यूअर्स को लगता है कि ये रिक्वेस्ट एक डेथ ट्रैप है, क्योंकि आज तक कोई इसे क्लियर नहीं कर पाया है। गार्डन ऑफ मेडिटेशन के पूरे 3 सेक्टर्स हैं, एंट्रेंस, लेक और डीपेस्ट पार्ट। एंट्रेंस को हंटिंग ग्राउंड के हिसाब से काफी सेफ माना जाता है। असली ट्विस्ट तो बीच में मौजूद वो लेक है जो खतरे के नए लेवल्स को इनवाइट करती है। डीपेस्ट पार्ट में क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई लेक के आगे बढ़ ही नहीं पाया है। अकेला बंदा जो इतनी दूर तक जा पाया था वो खुद सुयुग था, जो अपनी लिमिट्स पर पहुंचकर रुक गया था, और अब उसे उसी मिशन के लिए कहा जा रहा है जो हनुल के अपने एनालिसिस में भी इम्पॉसिबल है। व्यूअर 1 ऐड करता है कि उसे डंजन पूरा क्लियर करने की जरूरत नहीं है। अगर हनुल सिर्फ डीपेस्ट पार्ट तक पहुंच जाता है तो भी मिशन पूरा माना जाएगा। इससे डिफिकल्टी थोड़ी बदल जाती है, हालांकि उसे अश्योर किया जाता है कि भाई ने डंजन पूरा क्लियर कर दिया तो एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिलेगा। बाकी व्यूअर्स इस क्रेजी रिक्वेस्ट के खिलाफ बोलते हैं। उन्हें पता है कि कंटेंट के नाम पर यह स्ट्रीमर मारा जाएगा। सच तो यह है कि हमारा लड़का सिचुएशन की ग्रेविटी जानता है, पर वो सिर्फ डीपेस्ट पार्ट तक जाकर वापस आने में थोड़ा ओके महसूस करता है। फिर यह बात भी है कि व्यूअर 1 खुद चाहता है कि वो डंजन कंप्लीट करे और उसने इसके लिए अपना सपोर्ट भी ऑफर किया है। हनुल इस मिशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रहा, पर आखिर में वो जोर से चिल्लाता है कि वो रेडी है। चलिए अब हंटर ब्यूरो चलते हैं, जहां रिसेप्शनिस्ट सोलो एक्सपीडिशन पर गार्डन ऑफ मेडिटेशन को चैलेंज करने की उसकी रिक्वेस्ट ले रही है। डीपेस्ट पार्ट को एक्सप्लोर करने का उसका इंटरेस्ट सुनकर वो उसे याद दिलाती है कि अकेले ये सफर सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। हनुल उसे बस अपनी रिक्वेस्ट प्रोसेस करने को कहता है, तो वो 1 हफ्ते बाद का स्लॉट बुक कर देती है। मगर हमारा लड़का जोर देता है कि उसे क्लियरेंस जल्दी चाहिए। आखिरकार उसे सोलो एक्सपीडिशन पर किसी को साथ लेकर थोड़ी जाना है। वो उसे कल का स्लॉट ऑफर करती है, जिसे हनुल मान लेता है। उसे शाम 4 बजे आने को कहा जाता है और हनुल अपना अपॉइंटमेंट पक्का करके निकल जाता है। जब वो बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है तो एक इंटरेस्टिंग डुओ वहां आता है जो उससे बात करने के लिए उसका ध्यान खींचते हैं। ये मायोंग हून और सेवॉन है, जो एजिस और सेनेरे गिल्ड के एचआर टीम लीडर्स हैं। हमारे लड़के को रियलाइज होता है कि उन्हें उसके नए इवैल्यूएशन रीसेट का पता चल गया होगा। एजिस और सेनेरे गिल्ड दोनों ही उसका स्वागत करने के लिए काफी एक्साइटेड है। ये दरअसल कोरिया की बिग 3 गिल्ड्स में से 2 है। वो दोनों ही उसे पुंगबैक से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफर करने में इंटरेस्टेड है, पर हमारा लड़का किसी भी गिल्ड कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और अपने मिशन पर फोकस करते हुए वहां से निकल जाता है। भाई को किसी गिल्ड ज्वाइन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसे बांध कर रखेंगे और पीछे धकेल देंगे। उसका पूरा फोकस अभी सिर्फ डंजन पर है। और इसी के बारे में बात करते हुए सुयोग को हमारे लड़के की तरफ से उसके मिशन की एक ताज़ी रिपोर्ट मिलती है। हनुल एक्सप्लेन करता है कि उसका इरादा डीपेस्ट पार्ट तक पहुंचने का है, वही हिस्सा जहां सुयोग खुद भी नहीं पहुंच पाया था। इसीलिए वो इस एस रैंकर को इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर रहा है। जाहिर है सुयोग जानता है कि उसे तब तक कुछ देने की जरूरत नहीं है जब तक हमारा लड़का ये डिस्क्लोज नहीं करता कि उसके पास डंजन क्लियर करने का एक सीक्रेट रास्ता है। ये स्टेटमेंट वाइस लीडर को डंग कर देती है, जबकि हमारा लड़का उसे दिलासा देता है कि वो पब्लिकली ये अनाउंस करेगा कि उसने डंजन पुंगबेक की हेल्प से क्लियर किया है। इससे इन्फो शेयर करने का एक बराबर का इंसेंटिव बन जाता है, इसीलिए सुयोग राजी है। हालांकि वो क्यूरियस है कि क्या हनुल के पास सच में इस डंजन को क्लियर करने का कोई रास्ता है। हमारा लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंफर्म करता है, तो वाइस लीडर एक और प्रपोजल रखता है और उसे गिल्ड ज्वाइन करने के लिए जोर देता है। जाहिर है हमारा लड़का तुरंत मना कर देता है। जब सुयोग ये प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि सिर्फ वही उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो हनुल बता देता है कि एजिस और सेनेराई दोनों गिल्ड्स ने भी उसे कांटेक्ट किया है। ये बात वाइस लीडर को किसी ट्रक की तरह लगती है, क्योंकि इससे कंफर्म हो जाता है कि बाकी 2 लीडर्स भी मौके पर चौका मार रहे हैं। हनुल अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसका मानना है कि पुंगबेक को ऑफर उसके लिए मायने नहीं रखता। नेगोशिएशन में हार मानकर सुयोग राजी हो जाता है और एक बात एकदम साफ कर देता है, उसके पास डीपेस्ट पार्ट की कोई जानकारी नहीं है और साल भर में डंजन का स्ट्रक्चर शायद बदल गया होगा।
हानुल इस बात से ठीक है और जो हो सके उसका बेस्ट निकालने की कोशिश करता है। वो अपने ग्लासेस पहनकर डेजिग्नेटेड स्पॉट पर पहुंचता है और वहां खड़े लोग तुरंत उसे नोटिस करते हैं। क्वांगसू अपना इंट्रोडक्शन बुल गोल गिल्ड के मेंबर के तौर पर देता है। हमारा लड़का ग्रीटिंग रिटर्न करता है, पर उस गंजे बाल्डी को इवैल्यूएशन की वजह से इस किड के बारे में पहले ही काफी कुछ पता है। वो एक अकड़बाज बंदा है जिसने पहले कभी एस रैंक के साथ काम नहीं किया और उसे हमारे लड़के के सोलो अप्लाई करने से चिढ़ है। भाई एक नंबर का सोर लूजर है और रूडली समझाता है कि उसकी गिल्ड का अपना मिशन है, इसलिए वो कोई हेल्प ऑफर नहीं करने वाला। कोई खतरा महसूस न करते हुए हानुल सेटिंग से एग्री करता है। एगहेड वहां से ऐसे अकड़ कर जा रहा है जैसे रियल फाइट में एस रैंक की कोई औकात ही ना हो। हानुल ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग पहले ही दिन अपने पीरियड्स पर होंगे, यानी इतने चिड़चिड़े होंगे। वो लकी है कि उसे एंट्री मिल गई, क्योंकि ऐसे डंजन्स के लिए पार्टी का मिनिमम साइज चाहिए होता है और महीने भर की रिजर्वेशन लगती है। पार्टी मेंबर्स ने काफी वेट किया था और हमारा लड़का पहले दिन ही अंदर आ गया, इसीलिए वो सब भड़के हुए हैं। खैर वो अपनी सेजेस आई एक्टिवेट करके उनके रैंक्स का अंदाजा लगाता है। सब के सब कचरा है और डीपर पार्ट्स में हमारे लड़के का साथ नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब शायद उन्हें स्पाइंग के लिए यूज किया जा रहा है। जो भी हो, हानुल जानता है कि वो उनसे टकराएगा नहीं। वो गंजा पीछे मुड़कर पूछता है कि वो मुस्कुरा क्यों रहा है। हानुल कहता है कि उसे एक फनी जोक याद आ गया, पर वो बेवकूफ इतने इनसिक्योर हैं कि इसे इंसल्ट समझकर उसे पीटने की धमकी देते हैं। इस बीच स्टाफ मेंबर डंजन रेड के लिए गेट खोल देता है, जहां से हरी बिजली कड़कती है। हंटर्स को जल्दी आगे बढ़ने को कहा जाता है, वरना गेट बंद हो जाएगा। और ये असल में हमारे लड़के का पहला रियल डंजन एंट्री है। हानुल अंदर जाता है ये देखने के लिए क्यूरियस कि उसका क्या इंतजार कर रहा है, जबकि सिस्टम स्क्रीन बेसिक डिटेल्स जैसे डंजन कैपेसिटी दिखाती है। यहाँ सोवरेन का सर्वेंट उसे सपोर्ट के साथ बेस्ट ऑफ लक विश करता है और डंजन के लैंडस्केप को थोड़ा मॉडिफाई कर देता है। पार्टी मेंबर्स वहां पहुंचते हैं, पर एगहेड को शुरू से ही लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो इस डैम जगह को पहचान ही नहीं पा रहा, क्योंकि ये एंट्रेंस जैसा बिल्कुल नहीं है। भाई को वहां वियतनाम फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, जबकि उसके दोस्त सवाल कर रहे हैं कि यहाँ लेक क्यों है। एंट्रेंस ऐसा नहीं होना चाहिए। उनमें से कुछ को पता है कि ये कैसा दिखता है। हानुल के लिए ये पहली बार है। वो समझ जाता है कि एंट्रेंस तो एक इजी क्लियरेंस होना चाहिए था। सुह्योक ने जो डिस्क्राइब किया था ये वर्जन उस एंट्रेंस से बिल्कुल अलग है। तब हमारे लड़के को कुछ रियलाइज होता है। सिस्टम स्क्रीन ऑफिशियली उन्हें एक नई ब्रीफिंग के साथ वेलकम करती है लेक साइड पर। हंटर्स एक्सप्लेनेशन के लिए अपने बाल नोच रहे हैं, जबकि सिस्टम पिग मैलेट्स मसैकर के बारे में बताता है। ये उनका मिशन है, पिग मैलेट्स को उनके स्लेयर्स के हाथों से बचाना रात होने तक। इस मिशन को पास करने का मतलब है झील पार करना और डीपेस्ट पार्ट में एंट्री मिलना। पर अगर वो फेल हुए तो हर एक चैलेंजर मारा जाएगा। ये एक क्रिटिकल डाउनसाइड है। सी रैंकर्स की फट रही है और वो इस मिशन के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। यहाँ तक कि क्वांगसू के आदमी वहां से भागना चाहते हैं, पर जैसे ही वो मिशन से निकलने के लिए अपना स्टेटस विंडो एक्सेस करते हैं, उन्हें रियलाइज होता है कि वो क्विट कर ही नहीं सकते। एगहेड कब से एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, पर वो वहीं फंसा हुआ है। पिग मैलेट्स की करंट संख्या 130 है, जिनमें से 2 पहले ही मारे जा चुके हैं, तो अब काउंट 128 है। क्वांगसू पैनिक कर रहा है और लोकल एस रैंकर से एक्सप्लेनेशन मांगता है, कोई भी क्लू कि वो उनकी हेल्प कैसे कर सकता है। हमारा लड़का कामली समझाता है कि उसे नहीं पता क्या हो रहा है, हालांकि उसके पास झील के बारे में कुछ इन्फो है। उसकी बातें क्वांगसू का कॉन्फिडेंस जगा देती हैं और वो गिड़गिड़ाते हुए हमारे लड़के से वो इन्फो शेयर करने को कहता है। वो लोग अब किसी भी तरह से मदद करने के लिए खुशी खुशी तैयार है, पर हानुल को इस आयरनी पर हंसी आ जाती है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो थोड़ी देर पहले उसे ताना मार रहे थे। वो उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए एक शर्त रखता है। पहले वो जो जानता है वो शेयर करेगा, लेकिन बदले में उन्हें पूरा रास्ता क्लियर होने तक उसके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। अगर वो इस रिक्वेस्ट पर राजी होते हैं तो वो सब कुछ समझाने के लिए तैयार है। ये डील गिल्ड की अथॉरिटी के लिए खतरा है, क्योंकि इससे हानुल उनके लीडर की जगह ले लेगा, पर उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं है, क्योंकि सिस्टम मलेट्स की संख्या में एक और गिरावट दिखा देता है। क्वांगसू जानता है कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो उनकी वॉट लग जाएगी, इसलिए वो एगहेड प्लान पर राजी हो जाता है, पर इस शर्त के साथ कि अगर प्लान फ्लॉप हुआ तो हानुल को उसका ब्लेम लेना पड़ेगा। लेकिन ये एक अनफेयर कंडीशन है, क्योंकि हमारा लड़का पहले ही रिवॉर्ड ऑफर कर रहा है। क्वांगसू सब्र से काम लेता है और उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। हानुल उस टेरेन की डिटेल्स समझाता है जिससे वो डील कर रहे हैं। वो लेक सेक्टर का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मैप आउट करता है। बिल्कुल बीच में मौजूद वो विशाल झील पूरे जंगल में एक जाल की तरह बहती है। यहां तक कि वो एगहेड भी उसकी रिच इंफॉर्मेशन सोर्सेज देखकर दंग रह जाता है, पर हानुल इसे सिंपल रखता है और बताता है कि उसके पास एक स्काउटिंग स्किल है। क्वांगसू शॉक हो जाता है और खुश भी, क्योंकि इस बंदे के साथ होते हुए वो कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। यहां तक कि लेआउट भी वही है जो सुह्यूक ने शेयर किया था। मोर प्रिसाइसली असलियत यह है कि हमारा लड़का व्यूअर 1 का दिया हुआ सेक्रेड मैप यूज कर रहा है। ये कैसल की तरफ से एक गिफ्ट है, इसलिए उसे ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मिशन काफी सिंपल है। वो पिग मलेट्स को मरने से बचाएंगे, पर इसका मतलब यह है उन्हें लोकेट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वो सब वेटलैंड्स में रहते हैं, तो टारगेट करने के लिए टोटल 8 नेस्टिंग जोन्स है। वहां से उन्हें बस तेजी से निकलना होगा, इससे पहले कि स्लेयर किसी जोन को साफ कर दे। हानुल का इरादा है कि उन्हें एक कलेक्टिव स्पॉट पर इकट्ठा किया जाए ताकि डिफेंस आसान हो सके। प्लान की शुरुआत बस होने ही वाली है और वो चाहता है कि वो तुरंत एक्ट करें, क्योंकि संख्या और भी नीचे गिरती जा रही है।
जब वो कुछ नहीं कर रहे तब भी वो नंबर्स खो रहे हैं। और इसी अर्जेंसी की वजह से क्वांग सू का ग्रुप जोन्स लोकेट करने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि वो क्यूरियस है कि एस रैंक हंटर क्या करने वाला है, जिस पर हानुल समझाता है कि वो पिग मलेट्स को सोलो हैंडल करेगा। गिल्ड लीडर उसे उसके काम पर छोड़ देता है, जिससे हमारे लड़के को वो प्राइवेसी मिल जाती है जो वो चाहता था। उसका गोल लेक के मैप का यूज करके एरिया स्काउट करना है। अपेरेंटली इस जोन में एक स्पेशल रिवॉर्ड के साथ एक हिडन मिशन भी है और हमारा लड़का मेन तौर पर उस मिशन को पूरा करना चाहता है। हंट अब शुरू होने वाला है, पर पहले उसे स्काउटिंग के दौरान 2 चीजें फिगर आउट करनी है। पहला वो हिडन मिशन और दूसरा उन स्लेयर्स की पहचान जो पिग मलेट्स को मार रहे हैं। लगता है यहाँ कई तरह के मॉन्स्टर्स हैं, तो उसे पता होना चाहिए कि वो कौन है। एक ग्रुप पर नजर रखते हुए हानुल देखता है कि कुछ लिजर्ड मैन एकदम बीफी और खतरनाक दिख रहे हैं। वो सच में दंग रह जाता है और रियलाइज करता है कि यही वो स्लॉटरर्स हैं जो पिग मलेट्स को मारने के लिए जिम्मेदार है। उसका प्लान अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि भले ही लिजर्ड मैन सिर्फ डी रैंक लेवल के हैं, पर उनका एक बड़ा पैक हैंडल करना सच में एक पेन इन दी एस है। ये जानते हुए कि उसे अभी कॉम्बैट में नहीं उलझना चाहिए, हानुल वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी अचानक 2 बेवकूफ उसके बारे में बकवास करते हुए वहां आ टपकते हैं। सबसे बुरा पार्ट ये है कि वो दोनों इसी तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे लड़के की सेफ्टी खतरे में पड़ जाती है। वो बड़बोला बंदा बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, तभी अचानक उस बंदे का सर उसके कंधों से अलग हो जाता है। उसके सर से खून की धार निकलने लगती है। उन बेरहम लिजर्ड मैन को कहीं से भी प्रकट होते देखकर दूसरा बंदा भड़क जाता है और मॉन्स्टर पर बिना सोचे समझे अटैक करने लगता है। उसके गुस्से से भरी मुट्ठियां हर पंच के साथ क्रीचर पर वार करती हैं। भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो अपना फाइनल अटैक लैंड करता है। पर यहाँ एक शॉकिंग ट्विस्ट है, उससे मॉन्स्टर को रत्ती भर भी डैमेज नहीं हुआ। ये इसलिए क्योंकि लिजर्ड मैन के पास कलेक्टिवली एक स्वॉर्म टीम बोनस का एक्सेस होता है। वही छोटा सा डी रैंक मॉन्स्टर जो उनके पास था, वो एक 2 स्टेज एवोल्यूशन एक्सपीरियंस करता है और 7 होने पर सीधा बी क्लास पर जंप कर जाता है। इस इनसेन बफ की वजह से वो क्रीचर उसका हाथ उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिससे वो बंदा अपनी जान के लिए चीखने लगता है। फिर वो मॉन्स्टर अपना वेपन निकालता है और किलिंग ब्लो देने ही वाला होता है कि अचानक ऑरा का किंग गानो वहां पहुंचता है और उसे ब्लॉक कर देता है। सारे गॉब्लिन्स का ये चैड अब मामला बराबर करने के लिए समन किया गया है। बुलगाल गिल्ड का वो सी रैंक्ड हंटर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा कि उसे एक मामूली गॉब्लिन स्लेव ने बचा लिया है। हेनल पीछे से प्रकट होता है और उस बड़े बंदे को याद दिलाता है कि उसने उन्हें डंजन में उनकी डेजिग्नेटेड जगह पर रुकने को कहा था। वो बड़ा बंदा एक्सप्लेन करता है कि वो बस रास्ता भटक गया था और गलती से इस सेक्शन में आ गया था। हेनल उसे पीछे हटने और अपने जख्मों का ख्याल रखने को कहता है, जबकि वो खुद लिजर्ड मैन को संभाल लेगा। फिर वो गानो को ऑर्डर देता है कि सराउंडिंग मॉन्स्टर्स को जल्दी साफ करें। उसके पास पहले ही वक्त कम है और उसे अभी भी डंजन में कहीं छुपा हुआ वो स्पेशल क्वेस्ट लोकेट करना है। गानो तुरंत मूव करता है और रेवन्स विंग बीट एक्टिवेट कर देता है। वो लिजर्ड मैन के पास से इतनी तेजी से गुजरता है कि वो उसकी मूवमेंट को ट्रैक तक नहीं कर पाते। वो नेम्ड गॉब्लिन स्लेव एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को ढेर कर देता है, इससे पहले कि लिजर्ड मैन को समझ में आए कि हो क्या रहा है। इस बीच हैनुल एकदम काम खड़ा है और एक स्पेक्टेटर की तरह इस फाइट को एंजॉय कर रहा है। भले ही लिजर्ड्स की गिनती ज्ञानों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, पर उसे अच्छी तरह पता है कि उनका उसके सामने कोई चांस नहीं है। तभी उन लिजर्ड मैन में से एक शायद अपने सारे ब्रेन सेल्स एक साथ यूज करता है। वो समझ जाता है कि हनुल पर डायरेक्ट अटैक करना ही उनका एकमात्र ऑप्शन हो सकता है और अचानक उस पर लीप मारता है, सीधा 1 शॉट किल के इरादे से। हनुल तुरंत लॉर्ड्स आफ्टर इमेज एक्टिवेट करता है और पिछली वेव में काउंट गूलर से मिले हुए स्टैट्स को निकाल लेता है। आधे घंटे के लिए एस रैंक स्ट्रेंथ मिलते ही वो उस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से दूर फेंक देता है जैसे वो कुछ भी ना हो। तब तक ज्ञानों ने बाकी बचे हुए ब्रेन डेड लिजर्ड्स को साफ करने का काम पहले ही खत्म कर दिया है। हनुल अपने गॉब्लिन सर्वेंट की तारीफ करता है और उसे थपकता है, भले ही उसे ये पूरा इंटरैक्शन थोड़ा सस लग रहा हो। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, गॉब्लिन ब्लश करने लगता है, जबकि उनकी एफिनिटी और 10 पॉइंट्स बढ़ जाती है। फिर वो कलेक्ट किए हुए मैना स्टोन्स को बेच देता है और थोड़ा इजी गोल्ड कमा लेता है। क्योंकि ये पहली बार है जब वो किसी लिजर्ड मैन का स्टोन बेच रहा है, तो लॉर्ड्स कासल ऑफ इल्यूजन उसे एक बोनस रिवॉर्ड देता है। किस्मत से एक बार फिर उसका जैकपॉट लगता है और उसे एक और गाचापुल टिकट मिलती है, जिसे वो डिसाइड करता है कि मिशन पूरा होने के बाद ही खर्च करेगा। ज्ञानो तब उसकी कलाई पर टैप करता है, हनुल को याद दिलाने की कोशिश करते हुए कि उसका टाइम लिमिट अब खत्म होने वाला है। जैसे ही हनुल ये सोचना शुरू करता है कि क्या इस टिक टिक करते टाइमर से निपटने का कोई रास्ता है, वो गॉब्लिन स्लेव अचानक उन लालची गॉब्लिन्स की तरह दिखने लगता है जो गोल्ड के लिए पागल होते हैं। ठीक उसी वक्त सिस्टम एक नोटिफिकेशन के साथ प्रकट होता है जो उसे इन्फॉर्म करता है कि अगर वो अपने मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक समन रखना चाहता है तो वो हर एक्स्ट्रा 10 मिनट के लिए बस 5 गोल्ड पे कर सकता है। स्ट्रीमर डूड को सिस्टम की ये मूव एकदम घटिया यानी लोली लगती है। वो नोटिस करता है कि कैसे ये उसे हर मौके पर पूरी तरह निचोड़ने की कोशिश करता है, पर वो ये भी जानता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन फिलहाल अवेलेबल नहीं है। इससे पहले कि वो और कुछ सोचे, उसे एक अजीब सी गरजने की आवाज सुनाई देती है और अचानक पिग मैलेट्स का एक विशाल झुंड सीधा उसकी तरफ भागा चला आता है।
उसके चेहरे से पसीना धीरे धीरे टपकने लगता है, क्योंकि वो सोच रहा है कि वो इतने बड़े ग्रुप को कैसे कंट्रोल करेगा जो टेक्निकली इजी टारगेट्स होने चाहिए। एक बार फिर गैनो हीरो बनकर आता है और सीधा पिग मैलेट से कम्युनिकेट करके दिन बचा लेता है। गॉब्लिन उनका ध्यान खींचता है और बड़े ही पैशनेट ढंग से अपने मास्टर की तारीफ करता है। उन्हें बताता है कि हनुल सच में उन्हें कितना ज्यादा प्रोटेक्ट और सेव करना चाहता है। ये इमोशनल स्पीच सुनने के बाद पिग मैलेट्स तुरंत रोने लगते हैं और हनुल की तरफ दौड़ते हैं, डेस्परेटली अपनी ग्रैटिट्यूड दिखाने की कोशिश करते हुए। बस ऐसे ही हनुल खुद को उन मॉन्स्टर्स को एक शेफर्ड की तरह गाइड करता हुआ पाता है। इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बाद वो अपने गॉब्लिन के साथ एरिया स्काउट करना कंटिन्यू करता है और लिजर्डमैन की हर उस स्पीशीज को खत्म करता जाता है जो उनके पास आने की हिम्मत करती है। हालांकि जब वो बाद में फिर से मैना स्टोन्स बेचने की कोशिश करता है तो सिस्टम अचानक एक रेड वार्निंग फ्लैश करता है, उसे इन्फॉर्म करते हुए कि कासल के फंड्स पूरी तरह डिप्लीट हो चुके हैं और वो अब तब तक और स्टोन्स नहीं बेच पाएगा जब तक नए फंड्स रिस्टोर नहीं हो जाते। ऐसा लगता है कि हनुल लिजर्डमैन की हर स्पीशीज के लिए उस यूनिट लिमिट तक पहुंच गया है जिसे वो कमांड कर सकता है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कासल का गोल्ड एक्चुअली खत्म हो जाएगा। अब जब उसे पता है कि मॉन्स्टर्स कंट्रोल करने पर एक स्ट्रिक्ट कैप है तो वो लिजर्डमैन टाइप्स का शिकार बंद करने का फैसला करता है, क्योंकि ये उसके टाइम के लिए वर्थलेस होगा। फिर वो उन पिग मैलेट्स को गिनता है जिन्हें उसने पर्सनली रेस्क्यू किया, जो लगभग 60 निकलते हैं, और सिस्टम नोटिफाई करता है कि ओवरऑल टोटल 70 सेव हो चुके हैं। उस नंबर से ये एकदम साफ हो जाता है कि पूरी बुलगोल गिल्ड अपने दम पर सिर्फ 10 ही सिक्योर कर पाई है। अचानक पिग मैलेट्स के अंदर कुछ बदलाव आता है और वो अजीब हरकतें करने लगते हैं। वो सो कॉल्ड इजी टारगेट सडनली एक साथ भागने लगते हैं, डंजन के हर प्लेयर को झील के सेंटर की तरफ ले जाते हुए। डंजन सिस्टम एक अनाउंसमेंट के साथ रिस्पॉन्ड करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि स्लॉटरर्स ने पिग मैलेट्स का शिकार बंद कर दिया है और रात ऑफिशियली हो चुकी है। उन्हें इजी टारगेट्स को स्लेयर से सक्सेसफुली प्रोटेक्ट करने के लिए कांग्रेचुलेट किया जाता है। क्योंकि बचे हुए पिग मैलेट्स की संख्या 70 तक पहुंच गई है, इसलिए एक हिडन ऑब्जेक्टिव भी उसी वक्त फुलफिल हो जाता है। अब तक बुलगोल गिल्ड के मेंबर्स पूरी तरह अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, डंजन पर चिल्लाते हुए कि उन्हें बस इस नाइटमेयर से बाहर निकाल दिया जाए। हालांकि जैसे ही सब अज्यूम करते हैं कि ये आखिरकार खत्म हो गया है, एक नया नोटिफिकेशन आता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि ट्रायल ऑफ मेडिटेशन शुरू होने वाला है। चमकते हुए पानी की एक विशाल वेव अचानक सबकी तरफ बढ़ती है और जब उन्हें लगता है कि वो अब गए तो वही पिग मैलेट्स जिन्हें उन्होंने बचाया था एकदम सीरियस हो जाते हैं और उन्हें शील्ड करने के लिए आगे कूद पड़ते हैं। हनिल और गैनो वहीं खड़े रह जाते हैं, इस अचानक हुए टर्न ऑफ इवेंट से हैरान होकर। सिस्टम उन्हें इन्फॉर्म करता है कि जिन पिग मैलेट्स को उन्होंने प्रेडिटर्स से बचाया था, अब वो ग्रैटिट्यूड के तौर पर वो एहसान चुका रहे हैं। हनिल को यकीन ही नहीं हो रहा कि इन ईजी टारगेट्स में असल में इतना हिडन पोटेंशियल भी छुपा हो सकता है। उसी पल आखिरकार ये बात समझ में आती है कि उन्हें पहले इन मासूमों को बचाने का टास्क क्यों दिया गया था। हानुल धीरे से सोचता है कि क्या ज्यादा पिग मैलेट्स को बचाने का मतलब है कि आप उतने ही ज्यादा सेफ रहोगे। अपनी इस थियरी को टेस्ट करने के लिए हानुल बाकी लोगों पर एक नजर डालता है और नोटिस करता है कि उनमें से ज्यादातर ने मुश्किल से बस 1 या 2 पिग मैलेट्स ही बचाए हैं। बोलगुल का लीडर क्वांग बड़ी मुश्किल से टिका हुआ है और उसके बगल वाला पिग मैलेट ऐसा लग रहा है जैसे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। बाकी बोलगुल मेंबर्स की हालत भी कुछ ऐसी ही खराब दिख रही है, जिसे देखकर हानुल सच में उनकी कंडीशन को लेकर वरिड हो जाता है। वो तुरंत उन सब को बचाने का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता है और ठीक तभी सिस्टम एक और नोटिफिकेशन भेज देता है। ये फाइनली उस हिडन मिशन को रिवील करता है जिसे हानुल इतने वक्त से ढूंढ रहा था। इसे पूरा करने के लिए उसे इस पूरे ट्रायल के पीछे छिपी असली वजह यानी सोर्स को लोकेट करके सप्रेस करना होगा। इसके ऊपर से उसे ये भी पता चलता है कि अगर उसने इस इवेंट को ट्रिगर करने वाले मॉन्स्टर को हरा दिया तो ये ट्रायल पूरे 10 मिनट तक चलने के बजाय तुरंत खत्म हो जाएगा। हानुल एक पल भी वेस्ट नहीं करता, खुद को संभालता है और अपना चश्मा यानी स्पेक्टिकल्स पहन लेता है। वो अपना सेजेस आई स्किल एक्टिवेट करता है और जल्दी से उस प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर लेता है जहां सिस्टम ने इशारा किया था, और फोकस करने पर वो कंफर्म करता है कि ये एक नेम्ड मॉन्स्टर है जिसका नाम जेन कारुक है, एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्रीचर जिसके पास कैटेक्लिज्मिक वेव और स्टॉर्म जैसे खतरनाक स्किल्स है। ये रियलाइजेशन उसे थोड़ा एंग्शियस कर देती है क्योंकि नेम्ड मॉन्स्टर्स को यूनिक एबिलिटीज वाले स्पेशल बीइंग्स माना जाता है। फिर भी वो खुद को काम डाउन होने पर मजबूर करता है, ये याद दिलाते हुए कि एक हिडन मिशन कभी सिंपल नहीं होने वाला था। जब गानो विजिबली एक्साइटेड हो जाता है और उस विशाल वेव के पीछे छुपने वाले मॉन्स्टर पर चार्ज करने की तैयारी करता है तो हानुल उसे रोक देता है और कहता है कि वो इस बैटल को सिर्फ स्पेक्टेट यानी दूर से देखेगा। वो समझाता है कि बिना किसी वाटर रेजिस्टेंस के गानो के लिए उस झील के अंदर जाना बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि वो बैटलफील्ड उसके लिए एक सीरियस थ्रेट बन सकता है। हानुल फिर अपना मॉन्स्टर समनिंग शॉप खोलता है, इस इरादे से कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक नया मॉन्स्टर हायर किया जाए। लॉर्ड्स लिस्ट ट्रेड से वो एक ओगर बर्जर्कर सिलेक्ट करता है, मेनली इसलिए क्योंकि उसके पास नेचुरल वाटर रेजिस्टेंस होती है। लेकिन तुरंत उसके दिमाग में एक नई चिंता कंसर्न पैदा होती है,
क्योंकि गानो के ऑपोजिट इस ओगर के पास कोई इक्विप्ड आइटम्स नहीं है, जिसका मतलब है कि वो ज़ेनकारुक जैसे नेम्ड मॉन्स्टर के सामने शायद हार जाए। ये रियलाइज करते हुए कि उसे ओगर के स्टैट्स बूस्ट करने के लिए कुछ चाहिए, हानुल अपना प्रीमियम गाचा टिकट निकालता है। भले ही इसका सक्सेस रेट बदनाम हद तक लो हो, और इसे यूज करने का डिसाइड करता है। वो उम्मीद करता है कि ये ड्रॉ उसे कोई ऐसा आइटम देगा जो ओगर को ज़ेनकारुक के खिलाफ एक रियल चांस दिलवा सके। टिकट एक्टिवेट होती है और एक गोल्डन लाइट बाहर निकलती है, जिसे हानुल की आंखें एक बार फिर फटी की फटी रह जाती है। उसे एक्साइटमेंट महसूस होती है ये देखकर कि ये एक एस रैंक आइटम है, मगर वो एक्साइटमेंट जल्दी ही कंफ्यूजन में बदल जाती है, क्योंकि वो आइटम कॉम्बैट में कुछ ज्यादा यूजफुल नजर नहीं आता। इसी बीच पानी की लहर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, जिसके बाद उसके पास ओगर को समन करने और उसे अभी अभी मिले हुए आइटम से इक्विप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। जैसे ही वो ओगर पर वो आइटम लगाता है, वो क्रीचर अचानक जमीन पर ढेर हो जाता है। ठीक उसी वक्त हनुल को बुलबुल के एक मेंबर की चीख सुनाई देती है जो डूबने ही वाला है, तो वो बिना किसी देर के उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ता है। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखती है और वो अपने दांत पीसते हुए रियलाइज करता है कि शायद अब उसे सब कुछ अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा। ऊपर से उसकी लॉर्ड्स आफ्टर इमेज के पास अब सिर्फ 12 मिनट बचे हैं, जिसके बाद वो वापस वही मामूली ई रैंक का नोबडी बन जाएगा। फिर भी वो दूसरों को बचाने को प्रायोरिटी देता है। हालांकि उसके टेम्परेरी सुपीरियर स्टैट्स के बावजूद उस पर थकान साफ नजर आने लगती है। ठीक तभी जब उसकी पकड़ ढीली होने लगती है और वो उस पेड़ को छोड़ने ही वाला होता है जिसे उसने पकड़ा हुआ था, अचानक वो खतरनाक लहर कमजोर होने लगती है। जब वो आगे देखता है तो उसे वो ओगर पानी में मजबूती से खड़ा दिखता है, जिसने सर पर किसी हैरी पॉटर वाली कैप जैसा कुछ पहना हुआ है। वो ओगर एकदम हीरोइक टोन में बोलता है और अपने मास्टर से पूछता है कि कहीं उन्हें कोई चोट तो नहीं आई। वो बड़े तमीज से हनुल को ग्रीट करता है और अपना इंट्रोडक्शन उसके एक मामूली सर्वेंट के तौर पर देता है। उसका बिहेवियर ऐसा है जो किसी ओगर से एक्सपेक्ट करना नामुमकिन है। हनुल पूरी तरह परप्लेक्स हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने तो बस एक एस रैंक आइटम आर्कमेज गैंडोल्फ्स हैट उस ओगर के सर पर रखी थी। वो आर्टिफैक्ट थ्योरेटिकली इंटेलिजेंस रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को बूस्ट करने के लिए था, ताकि किसी गधे को भी जीनियस बनाया जा सके। लेकिन उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक ओगर की बुद्धि यानी इंटेलेक्ट को इतने एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ाने का नतीजा इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकल सकता है। अपने कंफ्यूजन में ही हनुल अपने सर्वेंट से सवाल करता है कि उसके लिए इतने साफ शब्द बोलना और ढंग से कॉन्वर्सेशन करना आखिर कैसे पॉसिबल है। जवाब में ओगर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने मसल्स फ्लेक्स करता है और गर्व से बताता है कि उसके मास्टर ने जो हैट उसे दी है, उसने उसके पूरे वजूद को ही बदल दिया है, उसे एक नए वर्जन का ओगर बना दिया है। इस डिक्लेरेशन के बाद ओगर बड़े सम्मान के साथ हनुल के आगे झुकता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसके मास्टर उसे कोई कमांड दे। हनुल कहता है कि कोई भी डायरेक्ट ऑर्डर देने से पहले वो एक चीज क्लियर करना चाहता है। ओगर बिना हिचकिचाए राजी हो जाता है। हनुल फिर पूछता है कि क्या वो मॉन्स्टर अब मैजिक यूज करने के लायक है, जिस पर ओगर प्राउड होकर हाँ बोलता है और बताता है कि उसने अभी अभी अपने लॉक को मैजिक से इम्ब्यू किया है। ये सुनकर हनुल एक्साइटमेंट से भर जाता है, क्योंकि फाइनली हालात उसके फेवर में मुड़ते हुए दिख रहे हैं। मौके का फायदा उठाते हुए वो ओगर को सीधा उस वायलेंट स्टॉर्म के बीच से आगे बढ़ने का इंस्ट्रक्शन देता है और खुद उसके पीछे पीछे निकल लेता है। बिना किसी डीले के वो हैट पहना हुआ ओगर उस भयानक लहर को चीरते हुए अपना रास्ता बनाने लगता है। हनुल उसे ऑडल्फ नाम देता है और कहता है कि वो उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे ही वो अपना नया नाम सुनता है, ऑडल्फ की गालें लाल हो जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। पूरी तरह मूव होकर और डिटर्मिनेशन से भरकर वो चिल्लाता है कि वो अपना सब कुछ झोंक देगा और यहाँ तक कि खुद को सैक्रिफाइस कर देगा इस सम्मान का बदला चुकाने के लिए। ऑडल्फ फिर उस टीम के बीच रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ता है और हनुल को पूरा यकीन है कि वो जल्दी पहुंच जाएंगे। ये सडन चेंज ज़ेनकुरोक को अनईजी कर देता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि किसी ने उसके मैजिक को मात दे दी है। भले ही उसे लगता है कि ये करने वाला कोई आम मैजिक नहीं हो सकता, फिर भी उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि उसके बैरियर को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। इसी बीच ऑडल्फ बैरियर तक पहुंचता है और वहां रुक जाता है। वो हनुल को ब्लॉकेज के बारे में बताता है और हनुल उसे एक ही स्पॉट पर बार बार हिट करने का इंस्ट्रक्शन देता है, इस उम्मीद में कि एक ही जगह लगने वाली फोर्स उसे तोड़ देगी। ओगर लॉजिक और मैथमेटिक्स यूज करके एक्सप्लेन करता है कि ये मल्टी लेयर्ड फॉर्मूला बैरियर तबाह क्यों नहीं हो सकता, पर हनुल उसे बीच में ही टोक देता है और कहता है कि ज्यादा मत सोचो और सिर्फ मैजिक के भरोसे रहने के बजाय अपनी रॉ स्ट्रेंथ से इसे स्मैश कर दो। भले ही ये बात उसे समझ नहीं आती, पर सर्वेंट निर्माता के ऑर्डर फॉलो करता है और बैरियर पर लगातार हिट करना शुरू कर देता है, जैसे कोई बेसबॉल मैच खेल रहा हो। ज़ेनकुरोक और ज्यादा नर्वस होने लगता है जब वो देखता है कि बैरियर कमजोर हो रहा है, पर वो खुद को ये बोलकर काम रखता है कि एक मामूली ओगर उसकी कैटास्ट्रॉफिक वेव को कभी नहीं हरा सकता। वो सोचता है कि किसी के लिए स्ट्रेंथ और मैजिक दोनों को एक साथ मास्टर करना इम्पॉसिबल है, और जब वो ढीठाई से बैरियर के अनब्रेकेबल होने की बात कर ही रहा होता है, वो अचानक टूट जाता है। ये लिजर्ड ज़ेनकुरोक को पूरी तरह सरप्राइज कर देता है। वो खुद से कहता है कि सिर्फ एक ऐसा ओगर जो मैजिक भी करता हो वही ऐसा कर सकता है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होना चाहिए। उस ओगर को मैजिक कैप पहने देखकर उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका मैजिक सील टूट चुका है। वो सोचने लगता है कि क्या ये ओगर असल में एक ओगर शामन है। जब हनुल इस लिजर्ड से पूछता है कि क्या वही ज़ेनकुरोक है, तो लिजर्ड कोई जवाब नहीं देता। इसके बजाय उसका पूरा फोकस अपने सामने वाले दुश्मनों पर अटैक करने पर होता है। वो अज्यूम करता है कि ओगर शामन ने काफी मैना ड्रेन कर लिया होगा
और ये उसे कमजोर दुश्मन पर एडवांटेज देगा। जैसे ही वो लिजर्ड एक ऐसा पावरफुल अटैक करने वाला होता है जो किसी को इंस्टेंट मार दे, हनुल ओडल्फ को कोई लॉन्ग रेंज स्पेल ट्राई करने को कहता है ताकि उसे इंटरप्ट किया जा सके। हनुल एक्सपेक्ट करता है कि कोई फायरबॉल या वैसा ही कुछ निकलेगा और फिर दुश्मन पर चार्ज होगा, पर ओगर बस वही लॉग उठाकर ज़ेनकुरोक की तरफ फेंक देता है। लिजर्ड नोटिस ही नहीं करता कि उसकी तरफ एक असली लकड़ी का लट्ठा आ रहा है और घमंड में दावा करता है कि वो जीत गया है, ये बोलते हुए कि कोई मैजिक उसके बैरियर को नहीं तोड़ सकता और उसने इस अटैक का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। लेकिन जब वो लॉग आखिर में हिट करता है तो लिजर्ड मैन का सारा कॉन्फिडेंस किसी कांच की तरह पल भर में चकनाचूर हो जाता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। हानुल अपने विशाल सर्वेंट की तरफ मुड़ता है और कमेंट करता है कि उसने जो स्पेल यूज किया वो तो बस एक लकड़ी का लट्ठा फेंकने जैसा दिख रहा था, जिस पर ओडल्फ तुरंत माफी मांगता है और बताता है कि उसने अभी तक कोई ढंग का स्पेल नहीं सीखा है। सीन फिर पुंगबैक गिल्ड के हेडक्वार्टर्स पर शिफ्ट होता है, जहां लीडर पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो नए अवेकेंड एस रैंक्ड हंटर हानुल को जल्दी हायर कर ले, इससे पहले कि उनके राइवल्स उसे झपट लें। इतने दबाव के बावजूद उसे किसी मामूली एस रैंक्ड हंटर के पीछे भागने की कोई जरूरत नजर नहीं आती, क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत सारे एक्स्ट्रा हंटर्स हैं। वापस डंजन में ज़ेनकुरोक सक्सेसफुली हराया जा चुका है। ओडल्फ बड़े ध्यान से मैना स्टोन उठाता है और उसे हानुल के पास लेकर आता है। हानुल बड़े भाई की उसकी मेहनत के लिए तारीफ करता है, पर ओडल्फ बड़े निर्ममता से कहता है कि ये सब सिर्फ उसके मास्टर की गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया है। जब वो एक दूसरे को एक्नॉलेज करना और क्रेडिट के लिए लड़ना बंद करते हैं तो हानुल वो स्पेशल सोलस्टोन कैसल को बेच देता है। कैसल फिर रिवॉर्ड्स कंप्यूट करता है, जिनमें एक स्पेशल जोन डेवलपमेंट परमिट, एक और गचा टिकट और थोड़ा सा गोल्ड शामिल है, जो कैसल में फंड्स की कमी की वजह से थोड़ा कम कर दिया गया है। इसके अलावा हानुल के पास अब अपनी वेव डिफेंसेस के दौरान ज़ेनकुरोक को यूज करने की एबिलिटी आ गई है। वो फिलहाल रिवॉर्ड्स चेक करने का काम बाद के लिए छोड़ने का फैसला करता है और वापस निकलने लगता है। जब वो लौटता है तो उसे सिर्फ बोलगुल गिल्ड की वो ब्लू हेड फीमेल हंटर होश में मिलती है। वो तुरंत पूछती है कि क्या उसने सबको बचा लिया और उसकी मेहनत के लिए उसे बड़े निर्ममता से शुक्रिया बोलती है। हानुल उसके बाकी गिल्ड मेंबर्स के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो सब जिंदा है और उनका ढंग से ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। तभी लीडर कुआंग वहां पहुंचता है और हानुल से बात करने के लिए कहता है। वो बंदा उस पर लगभग ऐसे झपटता है जैसे उसे मुक्का मारने वाला हो, पर अनएक्सपेक्टेडली वो अपने घुटनों पर गिर जाता है और हानुल को पूरी गिल्ड की तरफ से सबकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। वो उस बात के लिए माफी मांगता है कि उसने हानुल के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया था जब वो पहली बार डंजन में एंटर हुए थे। हानुल को इस पर यकीन नहीं आता, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ब्रेनलेस मसल हेड कभी माफी मांगने के लायक भी हो सकता है। वो कुआंग को उठने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे खड़े होने और अपने गिल्ड मेंबर्स का ख्याल रखने को कहता है, जिन्हें अब उसकी जरूरत है। दोनों हाथ मिलाते हैं और कुआंग की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं जब वो इस एहसान को याद रखने और किसी दिन इसे चुकाने का वादा करता है। सिस्टम तब उन्हें नोटिफाई करता है कि मेडिटेशन का ट्रायल सक्सेसफुली पूरा हो गया है और उन्हें ऑप्शन देता है कि वो या तो पीछे हटे या डीपर एरियाज की तरफ बढ़े। बेहोश हंटर्स को ऑटोमेटिकली वापस भेज दिया जाता है, पर बाकी सबको चूज करने का मौका दिया जाता है। जब कुआंग को पता चलता है कि हानुल ने रुकने का प्लान बनाया है तो वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है कि अभी पीछे हट जाओ, उसे यकीन दिलाते हुए कि वो पूरी तैयारी के साथ वापस आने में उसकी हेल्प करेंगे। हालांकि जब हानुल कुआंग को अपने मॉन्स्टर्स दिखाता है और समझाता है कि उसके पास पहले ही भरोसेमंद टीममेट्स हैं, तो कुआंग डर जाता है और आखिरकार समझ जाता है कि हानुल क्यों आगे बढ़ना चाहता है और उसे रोकने की कोशिश बंद कर देता है। वो सब हानुल को शुक्रिया बोलते हैं और निकल जाते हैं, जबकि हमारा लड़का डंजन पूरा करने के लिए आगे बढ़ने के लिए वहीं रुकता है। एक ऐसा कारनामा जो आज तक किसी और ने नहीं किया, क्योंकि उसने हिडन मिशन भी पूरा कर लिया है। इसलिए डंजन सिस्टम हानुल को इन्फॉर्म करता है कि उसे स्टैंडर्ड रिवॉर्ड्स के साथ एक स्पेशल रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। सीन फिर चोई कांग की तरफ शिफ्ट होता है, जिसे अभी भी नया एस रैंक्ड हंटर हायर करने के लिए मनाया जा रहा है। वाइस हेड प्यो म्योंग हुन अपनी बहन के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि उनकी टॉप गिल्ड को उसे बोर्ड पर क्यों लाना चाहिए। लीडर हालांकि वही अपनी पुरानी बातें दोहराता रहता है कि वो खुद मुश्किल हालत में है और ऊपर से क्योंकि वो एस रैंकर अभी भी गिल्ड में ऑफिशियली बी रैंक्ड रजिस्टर्ड है, तो उसे ये जरूरी नहीं लगता। ठीक तभी उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि एक रेड पैटर्न डंजन डिटेक्ट हुआ है, जो इस बात का इशारा है कि डंजन ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जब वो देखता है कि वो जगह गार्डन ऑफ मेडिटेशन है, वही लोकेशन जहां हानुल गया है, तो लीडर वहां खुद जाने का फैसला करता है। कुछ घंटों बाद गिल्ड लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डंजन साइट पर पहुंचता है और सिचुएशन के बारे में पूछताछ करता है। वहां मौजूद डंजन फोर्स एक्सप्लेन करती है कि डंजन एक रेड पैटर्न डंजन में बदल गया है। वो ऐड करते हैं कि उन्होंने आसपास के सिविलियंस को निकाल लिया है और उन्हें किसी भी इमरजेंसी को संभालने के लिए पुंगबैक गिल्ड की हेल्प चाहिए होगी। म्योंग हुन चिल्लाता है और अंदर मौजूद हंटर्स के बारे में पूछता है, जिस पर ब्लैक सूट वाला आदमी जवाब देता है कि 6 हंटर्स बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं, पर एक हंटर डंजन के सबसे गहरे हिस्से में एंटर कर चुका है। तभी एजस के गिल्ड लीडर मा डोंग वीन और सानारे गिल्ड की लीडर सानारे भी वहां पहुंचते हैं। वो सब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये पहली बार है जब कोई अकेला हंटर डंजन के डीपेस्ट पार्ट तक पहुंच पाया है।
वो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर कौन ऐसा कारनामा करने के लायक हो सकता है, जब तक कि ब्लैक सूट वाला आदमी कंफर्म नहीं कर देता कि उन्हें इन्फॉर्म किया गया है कि उस शख्स की पहचान हानुल है। और आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना।